बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़िया मलिक आपके साथ एक और नई सुबह का आगाज़, एक और नया आगाज़ आपके साथ। और हम आपको जो आज पैगामात आपके लिए लेकर आए हैं, आप बहुत अच्छे होंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छी बातें होंगी और बहुत से अच्छे गेस्ट भी मौजूद होंगे। आपसे हमें फ़ीडबैक चाहिए होता है, इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि आप हमें सोशल मीडिया में ज़रूर फॉलो किया करें और उसके ज़रिए आप हमें जो है फ़ीडबैक भी दें, ताकि हमें पता चल सके कि आप क्या क्या सुनना चाहते हैं, क्या क्या जानना चाहते हैं। वैसे तो यही आता है कि आप लोग हम आपको जो बता रहे होते हैं, जो बातें आप तक पहुंचा रहे होते हैं, आप लोगों को समझ भी आ रहा होता है और अच्छी बातें आप लोगों के साथ शेयर भी कर रहे होते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब एक दूसरे से बातें इंसान शेयर करता है और वो शेयर की भी बातें आगे जाके किसी को पहुँचाता भी है, क्योंकि उसमें ख़ास बात ये होती है कि जब हम किसी से डिस्कस करते हैं कोई बात, या हम कोई फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, तो सवाए बाज़ ख़वातीन सोशल मीडिया के अपनी तस्वीरें देखने के और उसके कपड़े देखने के या उसकी ज्वेलरी देखने के अलावा कोई और डिस्कशन उनके पास होता नहीं है। तो जो ख़वातीन मॉर्निंग शोज़ देखती हैं, एक बात है कि उनके पास नॉलेज बहुत होती है। कहीं पर भी वो जाएँ, कहीं पर भी बैठे, तो वो एक्यूरेट बातें बड़ी बता रही होती है, क्योंकि जो हम गेस्ट बुलाते हैं या हम जिनसे जो आपकी मुलाकात करवाते हैं, तो वो आप तक वो बातें पहुंचा रहे होते हैं जो बेसिकली जो है नॉलेज वाली बातें होती हैं, जिसके ऊपर आप खुद भी डिस्कशन कर सकते हैं और वो अच्छी बातें आप आगे तक वो पैगामात पहुंचाते भी हैं। तो डिस्कशंस जो होते हैं ज़िंदगी में बहुत अच्छे होते हैं, और जब आप गेट टुगेदर्स में बैठे हैं, एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं, तो उसमें ख़ास बात यही आती है कि आप बेसिकली एक दूसरे के साथ अच्छी डिस्कशन करें, अच्छी बात करें, और आपको भी वो सारी बातें पता होना ज़रूरी है। मतलब आप डम होके कहीं पर नहीं बैठें। बेसिकली लोग ये सोच रहे हैं डम होके बैठ जाते हैं। अब डम होके नहीं बैठना, बल्कि आपने जो है गुफ्तगू करनी है, एक दूसरे से बात करनी है, क्योंकि जब आप बात कर रहे होते हैं, जिस तरह मैंने बताया, तो आपको कोई ना कोई नॉलेज होना ज़रूरी है। अक्सर औकात लोगों के पास नॉलेज होती नहीं है, और वो जो उनको समझ नहीं आता कि हम आगे जो है डिस्कशन में क्या करें। तो जब आपके पास नॉलेज होगी, आप आगे तक किसी कोई बात आप पहुंचाएंगे, तो आप ये सोचें कि आप एक तो डिस्कशन में आप शामिल भी हो रहे हैं, और आपने कहीं से अच्छी बात सुनी है, तो वो आगे आप पैगाम भी पहुंचा रहे हैं। तीसरी बात ये कि आप बिल्कुल डम नहीं कहला रहे। तो ख़वातीन जो देखिए, हम इस पर ये नहीं कहते कि ख़वातीन का जो जी बहुत ज़्यादा जी आपने जो है मास्टर्स किया हुआ है किसी चीज़ में, आपने अगर कम भी पढ़ा हुआ, लेकिन आप अपनी नॉलेज हासिल करते रहते, कहते हैं ना किताबें पढ़ते रहें आप। तो आप लोग के लिए सबसे बड़ी किताब जो है वो इस तरह से भी है कि आप लोग जो किताबें पढ़ रहे होते हैं, उसके साथ साथ आप जो टेलीविज़न में इंफॉर्मेशन आपको हासिल हो रही होती है, तो आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, या आप सोशल मीडिया के ज़रिए इन्फॉर्मेशन हासिल कर रहे होते हैं, तो वो आप ये सोचें कि बेसिकली आपके लिए एक तरह का स्ट्रेंथ भी है, एक तरह की मजबूती भी है कि आप एटलीस्ट जो है कहीं पर जाकर आपको खुद भी नॉलेज हासिल है, और आपको पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी, किस तरह से रहना है। और ये एक ख़ास बात जो आपको बताई है मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ख़वातीन के लिए भी, हज़रात के लिए भी, कि आप कहीं पर भी जाएँ, आपकी कम्युनिकेशन पावर जो है वो अच्छी होनी चाहिए, एक दूसरे से अच्छे पैगामात शेयर करने चाहिए, अपनी बात ज़रूर शेयर करें, डिस्कशंस में शामिल हो। डिस्कशंस में आप शामिल उस वक्त हो सकते हैं जब आपको उस चीज़ की नॉलेज हो। कुछ डिस्कशंस ऐसे होते हैं जिसमें हम कहते हैं कि आपको जहाँ पे ऐसा फील हो कि जहाँ पर आपने बात करेंगे तो कोई फटा चढ़ा भी हो सकता है, तो उसके ऊपर आपने जो है ना डिस्कशन नहीं करना। वहाँ पर आप कोशिश करें कि खामोशी इख्तियार कर लें। लेकिन किसी को अगर नॉलेज कोई चाहिए, तो आप अच्छी नॉलेज जो है दें। लेकिन देखिए, बात चीज़ आप मुसल्लत भी ना किया करें। जिस तरह हमें देख रहे होते हैं कि बहुत ज़्यादा हर्बल टोटके और ये चीज़ें जो है ये हमें नज़र आ रही होती हैं कि लोग जो है ज़्यादा हर्बल टोटके वगैरह जो है दे रहे हैं एक दूसरे को। लेकिन ये कि हर टोटका हर एक पे यूज़ नहीं होता। हाँ, जिस तरह कुछ ऐसी चीज़ें जो जिंजर टी है, दिस इज़ हेल्दी, दिस इज़ गुड, तो आप वो उसका मशवरा दे सकते हैं। लेकिन फिर भी आपने ये कहना ज़रूरी है कि अपने डॉक्टर से आप ज़रूर रुजू करें। अब किसी को अगर गैसेस का मसला होता है या किसी को वाटर रिटेंशन का मसला, तो उसके लिए जिंजर टी बहुत अच्छी होती है। बट द थिंग इज़ दिस कि हर एक लिए हर चीज़ नहीं होती। तो ये वाले पैगाम जो होते हैं ना, इस पर ज़रा आप लोग को कंट्रोल करना चाहिए। हाँ, कोई ऐसी बात है कि कोई किसी का दिल टूटा हुआ है और जो बहुत परेशान है, तो आप उसको ये अच्छी बात उसको आगे इस तरह ज़रूर पहुँचा सकते हैं कि अल्लाह पे तवक्कल करें, आपने दुआओं पे यकीन रखें और अपने ऊपर
भरोसा रखें, अल्लाह ताला हर काम को बेहतर कर देगा। तो ये जो पॉजिटिविटी वाली बातें होती हैं ये अगले शख्स तक जानी चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते, तुम तो नाकाम इंसान हो, तुम्हारा ये नेगेटिविटी वाली बातें जो है ना ये दुनिया में नहीं फैलाएं। जितना हम पॉजिटिव बोलेंगे, जितना हम अच्छा बोलेंगे, उतनी ही हम अपने ऑरा को, अपनी चीज़ों को अच्छा करना शुरू कर देंगे, अपने इर्द गिर्द चीज़ों को अच्छा करेंगे जितना पॉजिटिव कहने लग जाएंगे। हमें बड़ा अफसोस होता है एक बात का, मुझे बड़ी शिद्दत से अफसोस हो रहा होता है कि जब हम जो है जब कोई भी काम जो है हमारी हुकूमत की जानिब से अच्छा होता है और उसके लिए ये कि आपका इस तरह से नुकसान हो रहा है कि आप पहले उसको बुरे गलत तरीके से उस चीज़ को जो है आप काम कर रहे थे, लेकिन आपने कहा ओ मैं तो पैसा कमा रहा था ना, मेरा क्या जा रहा है, मैं टैक्स नहीं दे रहा था, मेरा तो बड़े फ़ायदे में था। लेकिन आप ये नहीं सोच रहे थे कि वो आपने जो टैक्स बचा रहे थे, जो आप टैक्स जो है आपने अपने जमा किए हुए थे या आपने जो है उसको कभी हुकूमत को दिया ही नहीं था, तो उस पर जब आपके ऊपर सख्ती होने लगी तो आपको बुरा लगने लग गया। आपको बुरा इसलिए लगने लग गया कि आपसे कहा जा रहा है कि भाई आप इस मुल्क में रह रहे हैं तो उसके लिए आप थोड़ा सा पे करें। मुल्क में रहने के लिए हर जगह पे आपको पे करना पड़ता है। आप अपने घर की भी सफाई के लिए, सुथराई के लिए तो आपको जो है वो आपको खर्चा लगाना पड़ता है या आप खुद सफाई करते हैं। अगर आप टैक्स नहीं पे करते, जाएँ सड़कों पर जाएँ, जाके सफाई करना शुरू कर दें, जाके सड़क बनाना शुरू कर दें, आपको पता चल जाएगा कि कितने ज़्यादा पैसा खर्च होते हैं इन सब चीज़ों में। तो इसके लिए रहने के लिए भी आपके लिए ज़रूरी है कि आप बेसिकली अपना टैक्स ज़रूर पे करें। और तो ये मैं एक छोटी सी बात बता रही हूँ, इस पे लोगों को बड़े इशू होने लग गए कि हमारे पास सख्तियाँ होने लग गई हैं, हम तो टैक्स बचाते थे, हमारी सख्ती हो रही है। तो आप इस सख्ती को मत समझें, ये समझें कि आगे की जनरेशन के लिए ये बहुत अच्छा है। जो असूल है, जमहूरियत की जो खूबसूरती है, जमहूरियत का जो असूल है, वो सारे असूल हमें अपनाने पड़ेंगे, हमें करना पड़ेगा। तो आप जो है कोई भी रॉन्ग वे से चीज़ को सोचते के बजाय उसको राइट वे से सोचें। जो मैंने वो राइट वे बता रही हूँ ना वो यही है कि आपने जो है अपनी लाइफ को राइट तरीके से लेकर जाना है। तो आप पॉजिटिव सोचें। तो हमने भी ये सोचना है कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छे इक़दाम ये कर रही है, बहुत अच्छा ये आगे लेकर चलेगी मुल्क को उस जानिब जिस जानिब तरक्की करेगा, जिस जानिब हमने आज देख रहे हैं टर्की कितनी तरक्की कर गया, हम ये देख रहे हैं मलेशिया कितनी तरक्की कर गया। और ये वो ममालिक थे जो हमसे बहुत ज़्यादा पीछे थे, आज हमसे बहुत ज़्यादा आगे निकल गए। क्यों निकल गए? क्योंकि वहाँ पे ईमानदारी आई, वहाँ पे अच्छाई आई, वहाँ पे जो है बेहतरी आई। बेहतरी इसी तरीके से आई क्योंकि जितना ज़्यादा करप्शन होती है, आप करप्शन को गलत जाने, गलत माने, कहें जो चीज़ गलत है वो गलत है। अल्लाह ताला को भी बुरा लगता है कि जब आप किसी गलत चीज़ को गलत नहीं कह रहे होते और सिर्फ सेल्फिश हो जाते हैं, सिर्फ इंसान आज का सोचता है। बड़ी अच्छी बात है जब मैं लोगों के साथ शेयर करती हूँ ना, मुझे भी सुनने को मिलती है बहुत अच्छी बातें। मैंने कल एक बात बड़ी अच्छी सुनी कि इंसान जो है वो जितना अच्छे तरीके से रह रहा होता है, कमा रहा होता है, कर रहा होता है, लेकिन उसकी ना हवस नहीं ख़त्म होती। वो कहता है मैं इससे भी ज़्यादा मुझे मिले, मैं इससे भी ज़्यादा, अगर मेरे पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास 1600 सीसी की गाड़ी तो मैं 2200 सीसी की लूँ। बिल्कुल आप लें, बिल्कुल लें, आपको कोई, लेकिन आप ये सोच कर कि मैं गलत तरीके से कमा कर लूँ तो फिर आपके लिए गलत है। लेकिन मैं सबको इक्वालिटी में लेकर चल रहा हूँ और इक्वालिटी में लेने के बाद सबके मैंने हकूक अदा कर दिए और उसके बाद मैंने ये गाड़ी ली है, तो फिर आप राइट वे पर हैं। तो हमें पहले सब हकूक अदा करने हैं, हमें अपने मुल्क के भी हकूक अदा करने हैं। हमारा मुल्क का तो सबसे बड़ा हक हम पर होता है कि हम जो जी रहे हैं, हम जो कमा रहे हैं, हम जो खा रहे हैं, हमारा जो हक है वो हमें अदा करना है। तो मैं हर एक को यही बात कहती हूँ कि प्लीज़ आप हर चीज़ को सोचें, नेगेटिव ना सोचें, पॉजिटिव सोचें, डिस्कशंस में शामिल हो, पॉजिटिव डिस्कशन में शामिल हो। और अगर कोई नेगेटिविटी फैला रहा है तो वहाँ पे अपनी पॉजिटिविटी से उस ऑरा को, उस जगह को बेहतर कर दें, उस जगह में खुशियाँ लेकर आएँ, उस जगह में पॉजिटिविटी लेकर आएँ। अपनी ज़ात को देखें कि क्या क्या काम आपने करने हैं ज़िंदगी में, जो आपकी ज़िंदगी में काम होगा इंशाल्लाह वो बेहतर ही होगा। लेकिन अगर आप नेगेटिव तरीके से सोचेंगे, रो धोकर सोचेंगे तो कुछ काम सही से नहीं बनेगा, बल्कि उसको इस तरीके से सोचें कि ये अच्छे तरीके से होना है, ये बेहतरी आनी है, हमारा मुल्क तरक्की करेगा इंशाल्लाह, बल्कि इंशाल्लाह तरक्की कर रहा है, लोग यहाँ पे खुशहाल होंगे। ये हमें सोचना शुरू करना है। जैसे हम सोचना शुरू कर देंगे हमारी चीज़ें बेहतर होंगी, क्योंकि हमारी जब सोच अच्छी होगी तो अल्लाह ताला हमारी सोच से हमें लेकर चलते हैं। तो हमारी सोच अच्छी होगी तो हम हर चीज़ को बेहतर कर देंगे। अच्छा जी, चलें ब्रेक लेते हैं, बड़ी बातें होगी, ब्रेक के बाद मेहमानों से मुलाकात करेंगे। आप हमारे साथ ही रहें।
जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और अब हमारे साथ डॉक्टर साकिब गुल हैं, उनसे हम बात करेंगे और हम कुछ बात करते हैं आज गैस्ट्रो के हवाले से, कुछ बात करेंगे एसिडिटी के हवाले से, कुछ कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा लोगों को रहती है और लोग इसकी शिकायत करते हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ से क्या जो है मसले मसाइल आ जाते हैं, हाजमे का मसला है, क्यों ये सब हो रहा है, तो ये सब हम साकिब से जानेंगे। डॉक्टर साकिब से अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? यंग एनर्जेटिक डॉक्टर, बड़ा अच्छा लगता है आपसे बात करने में क्योंकि सबके आप ना वो दुखती रकबक भी फौरन पहुंच जाए और आपके लोग सुनते भी ज्यादा है। आई थिंक यही सॉल्यूशन होता है हर प्रॉब्लम का। नहीं, डॉक्टर का पॉजिटिव होना जरूरी है। बिल्कुल पॉजिटिव डॉक्टर होते हैं ना, तो वो जब पैगाम देते हैं तो वो लोगों तक अच्छे तरीके से पहुंचते हैं, लोगों ने फिर बिलीव भी करना शुरू करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि आजकल जो हम ये प्रॉब्लम्स जो देख रहे हैं, स्पेशली हाजमे वगैरह के बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो कहते हैं ये सब रिलेट करता है कि आपका जो हाजमा जो है वो आपका कॉन्स्टिपेशन से भी रिलेट करता है, हाजमा आपका जो एसिडिटी से भी रिलेट करता है, बट हाजमे से हर चीज़ रिलेट हो रही होती है। तो हम पहले तो आते हैं खाने की तरफ और हाजमे की तरफ, और फिर हम आगे जो है एसिडिटी और इन सब चीज़ों की तरफ आएंगे। जी बताएं कि क्यों होते हैं ये हाजमे का प्रॉब्लम, क्यों होता है? सबसे पहले तो ये बताएं। देखें, हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ा अगर मैं कहूँ इसका जो कॉज है वो ऑब्वियसली हमारी डाइट होगी। ठीक है, हमारे डाइटरी पैटर्न्स बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। हम अपने पेट के हिसाब से नहीं खाते हम अपना जो दिल होता है, अपना पेट समझ के नहीं खाते, हम पड़ोसी का पेट समझ के खा लेते हैं। बिल्कुल यही बात है। हम उसको हमारा वो है नहीं, जो हमारा एक टेम्पो होना चाहिए ना कि हमारी अपनी बॉडी है, हमें इसका ख्याल रखना है, हम उस तरह से नहीं सोचते हैं। बस जितनी भूख लगी, जो दिल चाह रहा है वो खा लिया, उल्टा सीधा, कुछ पता नहीं है। अच्छा, फिर इसमें थोड़ी प्रॉब्लम भी है, हमारे लोग थोड़ा सा भी बीच में है, वेस्ट और ईस्ट का जरा एक कॉम्बिनेशन चल रहा है हमारे मुल्क में, तो वेस्टर्न डाइट भी नहीं है हमारी और कम्प्लीटली ईस्टर्न डाइट भी नहीं है। अब हम लोग बिल्कुल नेचुरल चीज़ें भी नहीं खा रहे हैं और वेस्ट का जो एक तरीका है पूरा जीएमओ फूड्स और पूरा सिंथेसाइज करके, वो चीज़ भी कम्प्लीटली हमारी सोसाइटी में नहीं है। हम लोग बेसिकली भी कंफ्यूज्ड हैं। हमारे कुछ लोग एक साइड पे हैं, कुछ लोग दूसरी साइड पे हैं, तो पता कुछ भी नहीं है, पेट सबके खराब हुए जा रहे हैं। सही है। तो ये चीज़ थोड़ी सी डेंजरस है। मुझे याद है हमारे एक लेक्चर हो रहा था, उसके यूएस का जब मैं एग्जाम दे रहा था, तो उसमें वो उनके एक लेक्चरर थे, वो हालांकि देखें गोरे हैं और वो मुसलमान भी नहीं होते बहुत सारे, तो वो अजीब सी बात लगती है कि उन्होंने इतनी अच्छी बात बताई कि जो हमारे रिलीजन में ये चीज़ है। उन्होंने कहा कि देखें कुछ जानवर होते हैं जैसे कि शेर होता है और ये वो, उनके दांत ही कुछ इस किस्म के होते हैं, कार्निवोर स्पीशीज होती हैं वो, जो गोश्त खाने वाले होते हैं, उनके दांत ही नोकीले होते हैं। सही। आप देख के बता सकते हैं कि ये तो ही इज मेंट टू कंज्यूम अ डाइट जिसमें गोश्त हो। ठीक है, इंसानों के जो दांत हैं वो मिक्सचर हैं। जैसे कि अब फॉर एग्जांपल बहुत सारी ऐसी भी स्पीशीज हैं जिनके दांत बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, सीधे होते हैं, बकरियां हो गई, गाय हो गई, क्योंकि उन्होंने घास फूस खानी होती है। हमारे दांत कॉम्बिनेशन है, हमारे दांतों में नोकीले दांत भी हैं और वो वाले दांत स्ट्रेट भी हैं। इसका मतलब है कि हमने गोश्त भी लेना है, सब्जी भी लेनी है और गोश्त ज्यादा नहीं लेना, क्योंकि नोकीले दांत कम है। ऐसा नहीं है कि हमारे 32 में से 16 दांत नोकीले हैं, बाकी 16 वो हैं, थोड़े से नोकीले दांत हैं। इसका मतलब नेचर हमसे ये कहना चाह रही है कि आपने इतना ज्यादा गोश्त कंज्यूम नहीं करना, सिर्फ जरूरतन कभी कभी करना जरूर है, क्योंकि उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें प्रोटीन चाहिए, लेकिन आपने हर वक्त उसको कंज्यूम नहीं करना। ज्यादातर आपका इस्तेमाल हल्की चीज़ों पे होना चाहिए, सब्जियां, दालें वगैरह, मछली हो गई, इस तरह की चीज़ें हो गई। तो आप यू आर मेंट टू टेक दीज थिंग्स। हमारे लोगों का क्या है जी, गोश्त खाना है, बस गोश्त के बगैर तो खाना पूरा ही नहीं होगा, और चिकनी चीज़ें खानी है, चीज़ें खानी है, बेइंतहा खाना है, कोई लिमिटेशंस नहीं है किसी किस्म की। हमारा नेचर, हमारी बॉडी ऐसी नहीं बनी हुई कि आप इतना ज़्यादा इस चीज़ को टॉलरेट कर सकें। एक और हमारे डॉक्टर थे, वो एक दफ़ा कह रहे थे कि ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस एक चीज़ होती है कि जिसमें आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर जो चिकनाई होती है वो जमना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से फिर हार्ट अटैक्स होते हैं। हम जो कहते हैं कोलेस्ट्रॉल जम जाना और ये तो ये जो चीज है ये आज से तकरीबन 100 and 120 इयर्स बैक ये थी नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। ये हमारे डाइटरी पैटर्न्स चेंज हुए हैं, तो नहीं चलना भी था, प्लस डाइटरी पैटर्न्स की बात है, उस वक्त लोग इतनी ज्यादा फैट कंज्यूम नहीं कर रहे थे। अच्छा, जितनी आप करने लगे, बैलेंस होता था। वही बात है, देहाती कल्चर था, लोग फार्म्स के करीब रहते थे, तो सब्जियां उनकी कंजम्पशन में आती थी। हमारे वाला हाल थोड़ी था कि फास्ट फूड भी चल रहा है तो सैंडविचेस भी चल रहे हैं, तो शादियां भी चल रही हैं, जो मिल रहा है वो खा रहे हैं, तो ये कढ़ाइयाँ बना के खाओ, खराब हो चुका है हमारा पैटर्न बहुत ज्यादा। अच्छा, इसमें जो है एक चीज़ है जो आपने कहा, बैलेंस डाइट में लोग अक्सर जो है जो डाइटरी प्लानिंग भी जो कर रहे होते हैं, एक तो गोश्त को ज़्यादा वो प्रेफर कर रहे होते हैं, जिस तरह आपने कहा, दूसरा ये कि रोटी से भागते हैं। मतलब देखिए, चक्की के आटे की रोटी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम ये कहते हैं कि वो खाना ज़रूरी है क्योंकि वही गोश्त को हजम भी करेगा।
पर डाइट वाले जो हैं उनको कॉन्स्टिपेशन की ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए फील हो रही थी कि वो तो रोटी को तसव्वुर करते हैं कि ये तो वज़न बढ़ा देगी, तो कार्ब्स क्या वज़न बढ़ाएंगे किस तरह से? कार्ब्स वज़न बढ़ाते तो हैं, लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि आप कौन से कार्ब्स कंज्यूम कर रहे हैं। अब इसमें थोड़ा सा हमें अगेन बैलेंस बनाने की बात है। आप टोटली ये नहीं कह सकते कि रोटी खानी ही नहीं है, ये चीज़ गलत है, ऐसा आप नहीं कह सकते। वो इसलिए कि ये एक अच्छी फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की बहरहाल एज कम्पेयर टू वो वाली फॉर्म्स जो हम नॉर्मल लाइफ में कंज्यूम करते हैं, बेकरी की आइटम्स हो गए या पैकेट के जो आइटम्स हैं, चिप्स बिस्किट्स वगैरह, उनसे तो बेहतर है बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। तो आपके लिए रोटी कंज्यूम करना बेहतर है बहरहाल। हाँ, ये अलग बात है कि आप अगर डाइटिंग कर रहे हैं तो आपको कार्बोहाइड्रेट लिमिट करने हैं। आप मेरे ख्याल से पहले दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स लिमिट करें, जो बाकी की आपकी डेली रूटीन है आप उसको लिमिट कर दें, रोटी को आप बाद में लिमिट करें। वो इसलिए कि रोटी में फाइबर भी है बहुत ज्यादा, जो बहुत अच्छा है, आपके हार्ट के लिए अच्छा है, आपको कॉन्स्टिपेशन से बचाएगा। आपकी जो डेली एक फाइबर इंटेक होता है, उसका डेली मेजर होता है, वो लाजमी है आपको मिलना। सही है, अगर वो आपको वैसे नहीं मिल रहा तो आप रोटी की फॉर्म में तो मिलेगा ना, आपको मिलना चाहिए। अगर आप सारा टाइम चावल खाते रहेंगे या आप डायरेक्टली मीट कंज्यूम करेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला रहेगा। चावल का वाली सीन है कि अगेन दैट्स अ वाइट थिंग, लोग ब्राउन चावल को तो तसव्वुर भी नहीं करते हैं जो फाइबर वाला होता है। वाइट तो फिर आपका वही रिफाइंड हो गया ना, वही आपका रिफाइंड आटे की तरह हो गया। अच्छा, एक तो ये वाली चीज है कि दूसरा जितना सुना हमने कि आप जो हम तेज से खाना खाते हैं, हम सारा काम दांतों की बजाय अपने स्टमक को दे देते हैं, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आता है कि सुकून से तो खाना है नहीं और चबाकर तो खाना है नहीं, तो जल्दी निगलना शुरू कर देते हैं खाने को। तो स्टमक की कितनी कैपेसिटी होती है कि वो कितना चबा सकता है बेचारा स्टमक? नहीं, ये इंडाइजेशन की एक बहुत बड़ी कॉज होती है कि आप सही तरह से अपने खाने को च्यू ना करें और डायरेक्टली आप उसको सॉलो कर लें। सब्र खत्म हो गया ना लोगों में, सब्र च्यू भी नहीं करते, वो भी निकल रहे हैं। बस एक थोड़ा वो एक वर्ड है ना, उसको क्या कहते हैं, हाबड़े वाली जो बात है, वो आप इतना जल्दी उसको कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं, आपको नहीं करना चाहिए। इससे बड़े मसाइल होते हैं, इससे अक्सर लोगों को इंडाइजेशन हो जाती है, बहुत सारे लोग टॉलरेट नहीं कर पाते, उनको इंडाइजेशन, फिर वो डायरिया की तरफ चला जाता है मामला, क्योंकि अगर आपका खाना हजम नहीं होगा आपकी बॉडी भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, आपके पेट में वो नहीं सर्वाइव करेगा ज्यादा, फिर वो नीचे चला जाएगा कि भाई इसको निकालो बॉडी से। बॉडी का एक मैकेनिज्म होता है कि जो चीज डाइजेस्ट नहीं हो रही उसको निकाल दो। सही है, या तो डायरिया हो जाएगा या अगर आपने ओवर ईटिंग कर लिया तो वो वॉमिटिंग भी हो सकती है आपको। सही है, ठीक है। तो ये चीज ठीक नहीं है आपके हेल्थ के लिए। अच्छा, एक तो ये वाली चीज है कि फिर ये है कि आपके जो एसिडिटी के मसाइल है वो बताइएगा क्या क्या है, क्या बॉटम बॉर्न डिजीज और ये सब चीजें भी क्या एसिडिटी के या आपके गैस्ट्रो के मसाइल जो है क्रिएट करते हैं? क्या कुछ डिजीजेस हैं जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस कराते हैं, लेकिन ये कि एसिडिटी थोड़ी सी डिफरेंट चीज है। एसिडिटी में होता है कि आपका एसिड प्रोडक्शन बढ़ जाता है पेट का, उसकी वजूहत और जाहिर है उसकी मेन वजह एक तो ओवर ईटिंग है, ज्यादा खाना है, क्योंकि जितना ज्यादा आप खाएंगे, एसिड बेसिकली रिस्पांस है हमारे स्टमक का कि जब हम कुछ खाएंगे जो कि प्रोटीन रिच होगा, जिसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होगा या कोई ऐसी चीज होगी जो हजम नहीं हो सकती होगी, जैसे हम फैट्स खाते हैं बहुत ज्यादा, तो एसिड उसको डाइजेस्ट करने के लिए रिलीज होता है बॉडी से। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आप जितना ज्यादा खाएंगे उतना ज्यादा एसिड रिलीज होगा, प्रोड्यूस होगा। तो एसिडिटी का क्या मतलब है? एसिडिटी का ये मतलब है कि एसिड बहुत ज्यादा निकल चुका है, हद से ज्यादा निकल चुका है, जितना उसको नहीं निकलना चाहिए। और अगर इसको क्रॉनिक कंडीशन अगर ये बन जाए, अगर डेली बेसिस पे ये होना शुरू हो जाए आपके साथ, तो फिर आपको बीमारी हो जाएगी, जिसको कहते हैं गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जिसमें आपका एसिड रिलीज हो रहा है और वो इतना रिलीज हो रहा है कि वो आपका ये जो खाने की नाली जो होती है जिसको इसोफेगस कहते हैं, उसमें रिफ्लक्स हो रहा है, वो वापस आ रहा है, कुछ लोगों में ये इतना ज्यादा होता है कि वो उनके मुंह तक वापस आ जाता है, उनको बार बार एक वॉमिटिंग सी फीलिंग आती है कि जैसे वॉमिट होने वाली है, और बाकी लोगों को होने लगती है बर्निंग, इसको कहते हैं रेट्रोस्टर्नल बर्निंग। तो ये आपने कहा ये खाने की वजह से, ये कोई और वजूहत भी होती है क्या? अल्सर्स या ये चीजें वजूहत होती हैं इनकी? देखें, एसिड अगर एक हद से ज्यादा जब रिलीज होगा, वही जो मैंने क्रॉनिसिटी की बात की कि अगर वो इतना ज्यादा रिलीज होगा तो फिर कुछ दिनों के बाद ऑब्वियसली अल्सर्स बन जाएंगे। कुछ लोगों को कुछ दिन लगते हैं, कुछ लोगों को कुछ वीक्स लगते हैं, कुछ लोगों को सालों के बाद ये बीमारी होती है, क्योंकि उनका एक पैटर्न बना हुआ होता है। अच्छा, इसका ताल्लुक स्ट्रेस से बहुत ज्यादा है। अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो आपका एसिड ज्यादा रिलीज होगा पेट में, तो स्ट्रेस से भी इसका बहुत ज्यादा कनेक्शन। मतलब अगर आपने परेशानी ली, टेंशन ली, रोना धोना मचा लिया, तो आपके ऑटोमेटिकली, क्योंकि देखें परेशानी इसका रिस्पांस ये होता है कि अगर आप स्ट्रेस में होते हैं तो देखें हमारी बॉडी में दो सिस्टम्स होते हैं, एक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है, एक सिंपैथेटिक सिस्टम होता है। खाना और खाने को डाइजेस्ट करना ये बेसिकली पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का काम है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम वो होता है जब आप रिलैक्स बैठे हैं, आपकी जिंदगी में कोई टेंशन नहीं है, तो उस वक्त आप खाना भी खाएंगे, आप सोएंगे भी, तो आप दूसरी एक एसिडिटी वाली होती है। तो ये आप अगर रिलैक्स बैठे हैं, बेसिकली खाना इज मेंट टू बी एन एक्टिविटी
के जो आप रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में, ठीक है, ठीक है, जब आप बिल्कुल आराम से बैठे हैं तब आप खाना खाते हैं आमतौर पे। अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आपकी बॉडी पैरासिम्पैथेटिक उसमें स्टेट में नहीं है, वो सिंपैथेटिक स्टेट में। सिंपैथेटिक स्टेट होती है फाइट और फ्लाइट रिस्पांस, के बहुत ज्यादा स्ट्रेस वाली सिचुएशन है, आपने भागना है, कोई आपके ऊपर अटैक करने वाला है। वो हमारे सर कहा करते थे कि ये वो वाला रिस्पांस है कि जब इंसान डायनासोर्स को फेस किया करता था पुराने जमाने में, तो वो भागा करता था, उसको देख के छुपा करता था। तो ऐसी सिचुएशन में बॉडी कोई भी लंबा काम नहीं करती, जैसे कि खाने की डाइजेशन वो नहीं करेगी, भूख आपकी मर जाएगी, स्ट्रेस में भूख मर जाती है, कोई भी और इस तरह की एक्टिविटी नहीं होगी, नींद आपकी उड़ जाएगी, ये सब कुछ नहीं होगा। तो अगर आप सिंपैथेटिक सिस्टम आपका एक्टिवेट हुआ हुआ है, जो कि हो जाता है लोगों का स्ट्रेस में, तो वो खाना नहीं डाइजेस्ट कर सकेंगे। वो उसको खाने की कोशिश भी करेंगे तो उनका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, एसिड बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा होगा उनका, क्योंकि बॉडी की कोशिश ये होगी कि अगर स्टमक में कुछ है तो उसको डाइजेस्ट कर लो जल्द से जल्द, क्योंकि मजीद तो खाने की गुंजाइश नहीं है। तो आप जो नॉर्मल खा रहे हैं वो उससे ज्यादा, हद से ज्यादा एसिड रिलीज हो जाएगा और फिर वो सब खराब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इसी टॉपिक पे मजीद बात करेंगे। एसिडिटी पे बात करनी है और फिर हम गैस्ट्रो पे बात करेंगे। आप हमारे साथ ही रहें। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और अभी हमारे साथ डॉक्टर साकिब और बड़ी अच्छी गुफ्तगू जारी है। स्पेशली उन्होंने अभी बताया कि किस तरह से जो है एसिडिटी जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। एक स्ट्रेस वाली एसिडिटी है और एक रिलैक्स वाली। रिलैक्स वाली में इंसान ज़्यादा खाना खा लेता है और फिर चहलकदमी करना भूल जाता है और उसके बाद फिर यह है कि वो एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, जैसे एसिडिटी होती है। जो टेंशन वाली है उसमें आपने कहा टेंशन वाली में क्या ब्रेन का ताल्लुक स्टमक से कुछ होता है कि वो एसिड्स प्रोड्यूस करने लगते हैं, क्या वजह होती है? बिल्कुल, ये स्ट्रेस का जो मैंने आपको बताया, ये ब्रेन से ही हर चीज़ कनेक्टेड है। हमारी स्टमक में और पूरा जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें एक पूरा न्यूरॉन्स जो हमारे ब्रेन सेल्स होते हैं उनका एक पूरा एक कलेक्शन रन कर रही होती है। उसका काम ही ये होता है कि ब्रेन की इनपुट स्टमक को दी जाए और स्टमक की इनपुट ब्रेन को दी जाए। उसका काम ही ये होता है। तो जाहिर है अगर आप स्ट्रेस में होंगे तो वो इनपुट कॉन्स्टेंटली आपके स्टमक को मिल रही है और स्ट्रेस में फिर वही जिस तरह मैंने कहा कि सिंपैथेटिक सिस्टम आपका एक्टिवेट होगा तो वो फिर कुछ करने नहीं देगा आपको। आपका खाना भी हजम नहीं होगा, आपको एसिड बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा होगा और आपका एक अजीब सी एक इंडाइजेशन वाली कैफियत होगी। अच्छा, लॉन्ग रन में अगर ये चीज रहे, अगर आप मुसलसल स्ट्रेस में रहें, दिस विल लीड टू वेट लॉस। कुछ लोगों में वेट लॉस, कुछ लोगों में वेट गेन भी हो जाता है। इसका ऑपोजिट इफेक्ट होता है। जो डिप्रेशन के बहुत सीवियर मरीज होते हैं उन लोगों में वेट गेन भी देखा गया है, लेकिन अक्सर ये होता है कि वेट लॉस, फिर वो इतना ज्यादा वेट लॉस हो जाता है कि कमजोर हो जाते हैं, बिल्कुल उनको कुछ खाना लग नहीं रहा होता, खाना खा भी नहीं रहे होते, भूख नहीं लग रही होती। इन सारी चीजों का ताल्लुक स्ट्रेस से है। स्ट्रेस से इन सब चीजों का ताल्लुक है। अच्छा, एक और चीज ये भी है, जो गैस्ट्रो की हम बात करेंगे, गैस्ट्रो के हवाले से बताइएगा कि गैस्ट्रो क्या चीज है और ये क्यों पैदा होता है? गैस्ट्रोएंटेराइटिस जो इन्फेक्शन देखें, मोस्ट कॉमन कॉज अगर हमारे उसमें मैं हमारी सेटिंग में बताऊं, गंदा पानी कंज्यूम करना, गंदा पानी कंज्यूम करना। और गंदा पानी, क्या गंदा, एक तो गंदा पानी है, एक जो है वो खाना जो बाहर से खाया जाता है, क्या उसमें भी ये प्रॉब्लम होती है? उसमें भी ये प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल। अगर वो गरम खाना कर लिया अगर जाए तो सेमी कुक्ड है, सही तरह से कुक नहीं हुआ हुआ, और फिर ऑब्वियसली कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, ये सब चीजें जो होती हैं, बिल्कुल बिल्कुल ये तो है, ये तो बिल्कुल आप समझ ले रोड साइड फूड तो हमेशा खतरा होता है। बिल्कुल, इसमें पानी का नहीं पता, वो टेस्टी बहुत होता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो बहुत ज्यादा डेंजरस है क्योंकि वो ओपन पड़ा होता है एनवायरनमेंट में, उसके ऊपर बैक्टीरियाज आ रहे हैं, वायरसेस आ रहे हैं, कुछ नहीं पता, यू नेवर नो कि क्या है, और गरम भी नहीं हुआ हुआ, वो गरम भी नहीं हुआ हुआ, तो वो ठीक नहीं है। अच्छा, गरम होने के हवाले से एक और चीज होती है, उसको कहते हैं रीहीटेड राइस सिंड्रोम। ये मैंने कल ही थोड़ा सा इसको रिव्यू किया था। ये बेसिकली होता है कि आपने अगर चावल खाए हैं, स्पेशली चाइनीज राइस जो होते हैं, वो अगर आपने खाए हैं और बच गए हैं और फिर आप घर ले गए हैं उसको, तो विद इन 48 to 72 आवर्स आप उसको कंज्यूम कर लें। अच्छा, उसके बाद, क्योंकि अगर आप उसके बाद उसको कंज्यूम करने की कोशिश करेंगे तो हम कैसे करेंगे, हम यूजुअली उसको माइक्रोवेव में रख के गर्म करेंगे। तो इससे एक कंडीशन पैदा होती है रीहीटेड राइस सिंड्रोम। उसमें भी ये नोजिया, वोमिटिंग और डायरिया होता है, बिकॉज उसको जब आपने रीहीट किया तो उसके बैक्टीरियाज जो हैं वो नर्चर कर गए, फ्लरिश कर गए, एक्टिव हो गए। वो इसलिए कि वो बैक्टीरियाज उस टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं, तो वो एक्टिव हो जाते हैं और वो फिर आपको अच्छा, क्या जैसे माइक्रोवेव की हीटिंग बेहतर होती है, चूल्हे की हीटिंग? चूल्हे की बेहतर होती है वैसे, लेकिन ये जो मैंने आपको कंडीशन बताई है इसमें तो फिर आप हीटिंग अवॉइड ही करें। मतलब कोशिश ये होनी चाहिए कि आपने अगर कोई खाना इस तरह का लिया है, चावल वगैरह लिए, तो फौरन खा लें, पहली ही दफा में खा लें उसको, सेव ठीक है। ये मतलब इसकी वजह क्या होती है कि क्या उसके अंदर सब्जियां या उसके अंदर कुक होता है, इस वजह से?
नहीं, ये कुछ इसकी पैथोलॉजी है, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं इसमें जो इसके अंदर ही मौजूद होते हैं, और वो ज्यादा स्पेशली अबाउट राइस, नॉट द रोटी और एनीथिंग। नहीं, बाकी चीजों में नहीं है ये। अच्छा। ये राइस से इसका ज्यादा ताल्लुक है। बाकी चीजों में हो सकता है, लेकिन उसकी अकरेंस कम है, चावलों में ज्यादा है। तो इसलिए इसका नाम भी रीहीटेड राइस सिंड्रोम रखा गया, क्योंकि चावलों के साथ ये ज्यादा होता है। और स्पेशली फिर उसमें कहा गया चावलों में भी कौन से चावल, चाइनीज राइस जो होते हैं वो ज्यादा। चाइनीज कुक करने का तरीका थोड़ा सा ऐसा है कि वो थोड़ा सा फ्लरिश करते हैं अगर उसको आप रखें कुछ टाइम तक। तो ये थोड़ा सा चाइनीज राइस जो है वो आपने फौरन से नहीं खाना। बाकी ये कि जो मैंने पानी की बात की थी, पानी और ये सेमी कुक फूड वगैरह जो होता है, ये तो ओवरऑल वैसे ही डेंजरस है, आपको नहीं कंज्यूम करना चाहिए। मतलब आइडियली आपको हमेशा घर का खाना खाना चाहिए। अगर आप बाहर से खा रहे हैं तो फिर आप मेक श्योर करें कि किसी ऐसी जगह से खाएं जहां का किचन वगैरह आपको पता है कि वो हाइजीन का ख्याल रखते हैं। अच्छा, बात चले तो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। आप जाएं दाल चावल वाले के पास, वो कहेगा जी दाल चावल खत्म हो गए। वो यूं बनाते हैं, तो मेरे ख्याल में 50 प्लेटें उनके पास होती हैं, उसके बाद ऑल फिनिश्ड। और मतलब वो जल्दी जल्दी जो है, मतलब वो रखते ही नहीं है ना, वो उस खाने को जो है दोबारा लेकर आते हैं। उनके पास 1-2 घंटे का स्पैम होता है, वो उसी में उसको फिनिश करके जो है वो, और वो गरम गरम होता है। कि ऐसी चीज़ भी सही है या नहीं कि वो गरम खाना है और उसी वक्त उन्होंने बनाया और उसी वक्त ही सर्व करके एंड कर दिया? तो ये तो अच्छी प्रैक्टिस है कि आपने जल्दी बनाया और जल्दी दे दिया लोगों को, और गरम खाना है तो फिर वो खा लिया। फ्रेश खाना खाना ही एक्चुअल क्योर है हर चीज की, बजाय इसके कि आप उसको रखें, सेव करें, वो फिर सेव करने में फिर उसका। अच्छा, ये जो हमने जो वाटरबॉर्न डिजीज की जो बात की है, इसमें कैसा पानी होता है, कौन सा पानी होता है, और पानी को क्या बॉईल करने के बाद एक टेम्परेचर तक क्या ये डिजीज खत्म हो सकती हैं? देखें, ये एक ऐसी चीज है कि इसमें ना फिर वही सारा हमारा सिस्टम ही पूरा ओवरऑल ऐसा चल रहा है। हर जगह पे हम फिल्टर्ड पानी प्रोवाइड नहीं कर रहे, ठीक है, हर घर में फिल्टर्ड पानी नहीं आ रहा। अच्छा, फिर उसके अलावा हमारे पानी में क्लोरीन और फ्लोराइड वगैरह, ये भी कुछ पता नहीं होता, कभी होता है कभी नहीं होता। रिकमेंडेशंस ये हैं कि आपके पानी में क्लोरीन भी होना चाहिए, फ्लोराइड भी मिक्स होना चाहिए, क्योंकि ये बैक्टीरियल किलर्स हैं, ये बैक्टीरिया को किल करते हैं। बाहर की कंट्रीज में तो ये होता है कि लाजमी है फ्लोरिडेटेड वाटर। अच्छा, फ्लोराइड अगर आप ना भी मिलाएं तो कम से कम क्लोरीन तो कुछ क्वांटिटी में होनी चाहिए। उसकी एक परसेंटेज है जो इनके साइंटिस्ट को पता होती है जी, पीने के लिए। हाँ, अगर वो नॉर्मल क्वांटिटी में है तो पी सकते हैं। मुझे याद है हम लोग बाहर की कंट्रीज में क्लोरिडेटेड वाटर ही आता था उसमें नलकों में, तो हम वो पी लिया करते थे। बॉयल करके या वैसे? नहीं, वैसे पी लेते थे। बॉयल तो देखें आप उस वक्त करें, हमारी सिचुएशन में मैं ये कहूंगा कि बॉयल करके ही पिएं, क्योंकि टैप वाटर आप ऐसे ही नहीं पी सकते। आपको नहीं पता कि वो कहां से आ रहा है, किधर से आ रहा है, सोर्स क्या है। बाय डिफॉल्ट हम हमारे उसमें अगर हम अज्यूम करें तो बाय डिफॉल्ट वो पानी गंदा ही आप अज्यूम करें, अगर आप किसी भी जगह पे पानी कंज्यूम कर रहे हैं। अब आपकी मर्जी, आप उसको बॉयल कर लें या मिनरल वाटर कंज्यूम कर लें, डायरेक्टली टैप वाटर आप ना पिएं। यहाँ पे टैप वाटर बिल्कुल सेफ नहीं है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा ये कि ये तो हो गया जो गैस्ट्राइटिस है या जो गैस्ट्रो की जो हम बात कर रहे हैं, इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, प्रॉब्लम क्या होते हैं और इसका इलाज क्या है? इसमें देखें, सबसे पहली चीज़ ऑब्वियसली आपको ये होगा कि इंडाइजेशन होगी आपको, ठीक है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि जिसमें वॉमिटिंग प्रीडोमिनेंट सिम्टम होता है, अचानक से आपको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी। कोई टेस्ट वगैरह होता है इसका? इसके हाँ होते हैं वेग से टेस्ट, लेकिन ये कि आमतौर पे हम वो करते नहीं है। पता नहीं चलता पब्लिक को, एक तो उसकी अवेयरनेस नहीं है, दूसरा ये कि अननेसेसरी बर्डन हमारी पब्लिक पे हो जाता है कि जी आप टेस्ट कराओ, एंटीबॉडीज कराओ, ये कराओ। जरूरत नहीं होती आमतौर पे, क्योंकि अंडरस्टूड होता है, मतलब क्लिनिकल पिक्चर उस पेशेंट की ऐसी होती है कि पता चल रहा होता है कि इसको गैस्ट्रोएंटेराइटिस है। बताइएगा क्लिनिकल पिक्चर भी क्या होती है और किस तरह से ये जिसका इलाज? यही होता है, वॉमिटिंग बहुत ज्यादा होती है कुछ लोगों में, और कुछ लोगों में वॉमिटिंग की जगह डायरिया बहुत ज्यादा शुरू हो जाता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, फीवर इसमें वेरिएबल है, किसी को होता है, किसी को नहीं होता। फीवर होना जरूरी नहीं है। अगर आपको सिंपल मतलब रात को आपने खाना खाया था और रात से लेकर सुबह तक आपको 8-10 बार वॉमिट हो चुकी है, तो ये क्लियर कट साइन है कि आपको गैस्ट्रोएंटेराइटिस है। और इसी तरीके से अगर डायरिया आपको स्टार्ट हो गया तो बस आपका ट्रीटमेंट हम डायरेक्टली स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, इसमें एक तो ट्रीटमेंट आपने ये करना होता है कि वायरल वर्सेस बैक्टीरियल। वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस वो ज्यादा कॉमन है, बैक्टीरियल गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी कॉमन होता जा रहा है जैसे जैसे हमारी गंदगी और वो सिचुएशन बढ़ती जा रही है। अच्छा, वायरल में ये होता है कि वायरल खुद ही चला जाता है, उसके लिए आपको कोई एंटीवायरल मेडिकेशन देने की जरूरत नहीं होती। आप सिंपली ये करें कि क्योंकि पेशेंट जो है वो उसको डायरिया हो रहा होता है या वॉमिट कर रहा होता है, तो उसकी बॉडी से फ्लूइड लॉस हो रहा है बहुत ज्यादा, आप बस उसको रिप्लेस करें।
ORS की फॉर्म में। ठीक है, आप वो उसको देते रहे कि वो पानी पीता रहे। अगर वो पानी नहीं पी सक रहा तो फिर उसको ड्रिप लगा दें, जो होता है मतलब पेशेंट अगर डिहाइड्रेटेड हो तो उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, इमरजेंसी में ले जाते हैं, उसको ड्रिप लगाते हैं जब तक कि उसकी पानी की जो सप्लाई है पूरी बॉडी की वो इक्विलिब्रियम में ना चली जाए, वो ठीक हो जाए, उसका ब्लड प्रेशर वगैरह ठीक हो जाए, डिहाइड्रेटेड ना रहे वो। जैसे ही वो इस सिचुएशन में आ जाता है तो फिर हम उसको घर रवाना कर देते हैं। यही करना काफी है। वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस खुद ही ठीक हो जाता है 2 से 3 दिन में, कभी कभी एक ही दिन में ठीक हो जाता है। उसमें मजीद कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो बैक्टीरियल होता है वो ठीक नहीं होता, उसमें सिम्टम्स थोड़े ज्यादा होते हैं, बहुत सारे लोगों को फीवर हो जाता है उसमें, और उसके लिए आपको एंटीबायोटिक्स देनी पड़ेगी। अच्छा। और एंटीबायोटिक्स फिर आपको 3 दिन 4 दिन 6 दिन 7 दिन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, उसके बाद वो जाकर तो उसके बाद वो जाकर ठीक होता है। ये फ्लैजेल वगैरह ये जो होते हैं ये भी एंटीबायोटिक ही है। एंटीबायोटिक ही है ये। अच्छा, इसके अलावा ये कि ये तो ही हो गए सारे मसाइल के हमने सब मसाइल, इनका सबका एक प्रॉब्लम जो आपने बोला है वो ये है कि कॉन्स्टिपेशन हर चीज में ही आ रही है। अब इसका क्या हल है कॉन्स्टिपेशन? मैंने देखा ना, आपको कहा कि लोग तो सिर्फ मेडिसिन खा के कहते हैं कि हम मतलब यू नो दे गेट रिलीज एंड ऑल, तो उसके बाद वो मसला ये आता है कि भाई आप बीमारी तक नहीं जा रहे, आप सिर्फ उसका जो ऊपर का जो सारा काम है मतलब ये कि आपने सिर्फ एक प्रोसीजर को आपने सेट कर लिया पर उसके आप एंड तक नहीं जा रहे, उस बीमारी को दूर नहीं कर रहे हैं। कॉन्स्टिपेशन देखें, कब्ज जिसको हम कहते हैं वो फाइबर की कमी, बस इसको अगर सिंपल अल्फाज में मैं कहूँ तो वो ये है कि फाइबर की कमी। आपकी डाइट में अगर फाइबर नहीं है आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, आप उस चीज को वो नहीं कर सकते। कॉन्स्टिपेशन की एक बहुत बड़ी कॉज जो है वो फाइबर ना होना है डाइट में। दूसरी कॉज ये है कि पानी ना पीना, पानी कम पीना, उसकी वजह से भी जो है वो आपका नॉर्मल अगर स्टूल पास होता है तो वो नॉर्मल नहीं रहेगा, वो कॉन्स्टिपेटेड हो जाएगा, क्योंकि पानी होना बहुत जरूरी है। पानी पीना ज्यादा जरूरी है। तो वही आपके जो स्टूल वगैरह है उसको नॉर्मल तरीके से एक नॉर्मल कंसिस्टेंसी में जो है वो बनाएगा। अगर पानी नहीं होगा तो नहीं बन सकेगा, नहीं बनेगा। तो ये 2 मेन कल्प्रिट्स हैं। अगर आप इनको ठीक कर लें तो मेरे ख्याल है हमारे मेजॉरिटी केसेस वैसे ही ठीक हो जाए, वैसे से हो जाए। अच्छा, ये चीज एक और भी आती है कि लोग जो है मतलब बहुत ज्यादा शिकायत कर रहे होते हैं कि हम तो जी फाइबर भी खा रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें जो है वो सेटलमेंट नहीं हो रही है इस हवाले से, तो कॉन्स्टिपेटेड वैसे भी हैं, गैसेस बहुत हो रहे हैं, पेट फूल जाता है, तो ये सब चीजें जरा बताइएगा कि क्यों? फिर अगर देखें कुछ सिचुएशंस तो ऐसी होती हैं कि क्या लिवर का भी कोई ताल्लुक होता है इन चीजों से? क्या लिवर अगर जो है लिवर जो है वो इतना सही काम नहीं कर रहा तो क्या आपको कॉन्स्टिपेशन उससे भी रिलेटेड है? मैं आपको ये कहने वाला था कि कॉन्स्टिपेशन अकेला जो है वो हो सकता है, लेकिन कभी कभार ये किसी बड़ी डिजीज का भी सिम्टम होता है। कुछ लिवर के मसाइल हैं, कुछ पेशेंट्स को अगर डायबिटीज हो, बहुत लॉन्ग लास्टिंग डायबिटीज हो, उनका पूरा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम जो है वो काम करना बंद कर देता है, तो उनको कॉन्स्टिपेशन होती है। तो हम जो है वो पहले उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि पीछे उसकी रूट कॉज क्या है। वो डायबिटीज की वजह से बेसिकली उसकी जो नर्व्स होती हैं जो सप्लाई कर रही होती हैं वो खराब हो गई होती हैं, और उनकी वजह से उसका जो मोटिलिटी सिस्टम है पूरा वो बेकार हो चुका होता है। अब उसका स्टूल पास नहीं हो रहा, उसको कॉन्स्टिपेशन हो गई। हम जितना मर्जी उसको स्पोल दे दें या जितना मर्जी हम उसको पानी पिला दें या कुछ कर दें, उसका स्टूल पास नहीं होगा। वो टाइम लगेगा उसको पास होने के लिए। उसके लिए कुछ स्पेसिफिक मेडिकेशंस होती हैं, कुछ ड्रग्स होती हैं, आपको देनी होती हैं। तो ऐसी सिचुएशन पर जाहिर है पेशेंट नीड्स टू बी इवैल्यूएटेड बाय डॉक्टर। फिर आपको जो अच्छा एक और ये वाली चीज़ थी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मेरे जहन में आ रहा था इसी चीज़ से रिलेटेड कि जब हम ये देख रहे होते हैं कि आपका जो है लिवर का जो जिस तरह हमने कहा कि प्रॉब्लम है, क्या लिवर का रिलेशन जो है वो हाजमे से कुछ होता है या नहीं? कुछ बीमारियां हैं उसमें उसका कनेक्शन है, लेकिन अगेन ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी मतलब सिचुएशन होती है। इसमें ये कि बहुत सारे टेस्ट इन्वॉल्व होते हैं, वो सब कुछ आपको क्या होता है थोड़ा सा बताइएगा। अगर कोई टेस्ट करवाना चाहे तो कौन सा करवाना? नहीं, लोग अपनी मर्जी से ना ही करवाएं। अच्छा, वो ये है कि वो डॉक्टर के पास पहले रुजू करें, डॉक्टर के पास जाएं, जब आपको सिम्टम्स हो आप डॉक्टर के पास जाएं, आपकी इवैल्यूएशन होगी। देखें, पहले कॉमन कॉजेज को रूल आउट किया जाता है। कॉमन वही है जो मैंने आपको बताया अभी, गैस्ट्रोएंटेराइटिस और ये वो। लेकिन समटाइम्स ये चीज नहीं भी होती, समटाइम्स कोई बड़ी इलनेस चल रही होती है आपको पीछे से, कोई लिवर का मसला चल रहा है और वो आपको नहीं पता, तो उसके लिए फिर डॉक्टर अगर उसको सस्पेशन होगा तो वो आपका ट्रीट तो आपको करेगा, लेकिन ट्रीट के साथ साथ आपको टेस्ट भी लिख के देगा कि ये भी कराओ। अच्छा, वो जरूरी होता है करना। अच्छा, एक चीज़ और भी ये बताइएगा कि स्पेशली ये जो यूरिक एसिड जो है ये क्या है और क्या इसका रिलेटेड भी कोई रिलेशन कोई एसिडिक बॉडी से होता है? नहीं, यूरिक एसिड का जो ज़्यादा ताल्लुक है वो जॉइंट्स वगैरह से है। आपके जॉइंट्स में पेन होना, स्पेशली आपके क्या है, व्हाट इज यूरिक एसिड बेसिकली? यूरिक एसिड एक कंपाउंड है बेसिकली हमारी बॉडी का, तो उसका एक नॉर्मल लेवल होता है, वो उसको
उस लेवल से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर वो उस लेवल से ऊपर जाए तो जी क्यों बढ़ता है? आपकी कुछ डाइटरी पैटर्न्स हैं जिनकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ जाता है। अच्छा, इसमें यह है कि दालों का इस्तेमाल, कुछ दालें हैं स्पेसिफिकली जैसे मूंग की दाल हो गई, माश की दाल हो गई, इससे यूरिक एसिड बहुत तेजी से ऊपर जाता है। गोश्त से सबसे पहले हमें ये कम करवाना होता है डाइट में। अगर कोई हमारे पास यूरिक एसिड का पेशेंट आता है जिसका यूरिक एसिड बढ़ा होता है। दूसरी चीज़ ये है कि गोश्त जाहिर है, जो रेड मीट है, मटन और बीफ, इसका बहुत ज़्यादा रोल है यूरिक एसिड में, तो ये तो हमें बंद करवाना ही होता है पहली फुर्सत में। और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करना होता है, और इसकी इवैल्यूएशन होती है। फिर हम कुछ यूरिक एसिड लोअरिंग ड्रग्स देते हैं पेशेंट को, जिससे उसका यूरिक एसिड कम हो जाता है, और सिर्फ 2-3 वीक्स या 4 वीक्स के बाद ही कम होने लगता है वो। हम फिर दोबारा से उसको कहते हैं कि यूरिक एसिड आप करवाएं अपना और चेक करें। तो फिर उसके बाद लेकिन इसका ज़्यादा ताल्लुक जो है वो जॉइंट डिजीज़ से है। जॉइंट डिजीज़ ये आपके घुटनों में दर्द होना, पाँव में दर्द होना, और स्पेशली इसमें एक कंडीशन होती है गाउट, जिसमें ये आपका जो बिग टो है पाँव का, उसमें बहुत शदीद पेन उठता है लोगों को। ठीक है, चलिए ऐसे करते हैं, ब्रेक की जानिब जाएंगे और मजीद डॉक्टर साहब से बात करेंगे। आप हमारे साथ ही रहें। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। हम आ गए हैं वापस, और हम जो अब आपसे जो बातें करने वाले हैं थोड़ा ब्यूटी के हवाले से और थोड़ा फिटनेस के हवाले से, और आप अपना सेहत का कैसे ख्याल रखेंगे, ये मैं भी डॉक्टर साकिब से कह रही थी कि अब हम जो है इस सेगमेंट के बाद बात करेंगे। थोड़ा आपने काफ़ी सारी बीमारियों की बात कर ली, तो अब थोड़ा सा हम जो है थोड़ा खुराक के हवाले से बात करेंगे कि खाना क्या चाहिए कि इंसान वैसे ही फिट रहे, और फिटनेस के हवाले से और हमारे ब्यूटी के हवाले से हमारे साथ जो अब जिन मेहमानों ने ज्वाइन किया है, मैं उनका तारुफ करवाती हूँ। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साकिब हमारे साथ हैं ही हैं, और अब मैं तारुफ कराऊंगी सीमा जाहिद का, ब्यूटिशियन है, मेकअप आर्टिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें तशरीफ लाने का। और हमारे साथ अली हैदर मौजूद है, फिटनेस ट्रेनर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? ऑल गुड। चलिए अब जो हम बात करेंगे लोगों को खूबसूरत बनाने के लिए बात करेंगे, तो पहले तो मैं सीमा से पूछती हूँ। सीमा, क्या कहेंगी आप आजकल अपने आप को फिट रखने के लिए, खूबसूरत रखने के लिए? लोग ये समझते हैं कि सिर्फ मेकअप कर लो बस बहुत है, अपनी स्किन का कैसे ख्याल रखा जाए? जब तक स्किन अच्छी नहीं होगी मेकअप कैसे अच्छा लगेगा? डेफिनेटली देखिए, बीइंग अ परमानेंट मेकअप आर्टिस्ट, क्योंकि मैं परमानेंट मेकअप पे ज़्यादा फोकस भी करती हूँ, उसको रिकमेंड भी करती हूँ, क्योंकि अब ये टाइम जो है वो नेचुरल लुकिंग, नो मेकअप लुक ज़्यादा है। जस्ट अप्लाई वेरी लाइट बेस एंड लाइट लाइनर एंड लाइट लिपस्टिक। इससे भी दुनिया थोड़ी आगे चली गई है। सेमी परमानेंट फाउंडेशन, वन टाइम एप्लीकेशन, और उसके बाद 6 मंथ 7 मंथ्स तक यू डोंट नीड टू अप्लाई एनीथिंग। कौन सी वाली फाउंडेशन है? दिस इज परमानेंट मेकअप। हम जो परमानेंट मेकअप के अंदर है, जो माइक्रो पिगमेंटेशन वगैरह, डॉक्टर साकिब जानते होंगे डेफिनेटली इन चीज़ों को। तो इन चीज़ों पे डेफिनेटली आप अपनी नो मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं सेमी परमानेंट मेकअप को लेते हुए। आप एक लाइट सा ब्लश ऑन, एक लाइट सा कंटूर, वन टाइम ऑफ कोर्स आप अप्लाई करें। ऑल दैट राइट नाउ? नहीं, नॉट राइट नाउ ऑफ कोर्स, बिकॉज़ अभी हम शो पे आ रहे थे तो हमने थोड़ा सा ऊपर से भी अप्लाई किया है, मतलब हल्का सा करना जरूरी होता है उसके बाद भी। बिल्कुल किया है। पर ये कि जब आप इसको रिमूव करेंगे तो आपके हल्की सी पिंक वो होगा, हल्का सा लिपस्टिक का एक कलर शेड होगा। ये कि अच्छा एक करके हम जरा बात करते हैं इस पर, ठीक है? ये जो आप बता रही हैं चीज़, हम बड़े आसान अल्फाज में अपने नाज़रीन को बताएंगे। क्या ये मशीन से काम होता है, किसी कोई मैकेनिकल चीज़ होती है, या कोई लेजर्स होते हैं जिससे ये होता है, या कोई इंजेक्शंस होते हैं? नहीं, ये हम इसको कह सकते हैं कि इट्स काइंड ऑफ पेन टूल है। ये टूल है, ठीक है। ना ही ये कोई मशीन है, ना लेजर है। इट्स लाइक टैटू या क्या चीज़? मतलब आई एम नॉट अ टैटू, तो एक वो होता है, लेकिन क्या ये उसी तरह ही कोई वर्क करता है? एग्जैक्टली, ये पेंसिल वर्क होता है, कोई प्रोसीजर है, नॉट टैटू एग्जैक्टली, क्योंकि टैटूइंग इज वेरी डिफरेंट, वो बहुत अलग हो जाता है। कॉस्मेटिक प्रोसीजर जिसमें हम जो है वो स्किन के अंदर जो है वो एक पिगमेंट जो है वो ऐड करते हैं उसकी रेजुवेनेशन के लिए, कोलाजन इंडक्शन के लिए, और जो लोग ये चाहते हैं कि उनके एक हल्का सा एक पिंकिश टोन क्रिएट हो जाए, एक अच्छी, स्पेशली फॉर दिन रहता है ये 6 महीने, ये 6 मंथ्स तक आपके रहेगा, बिल्कुल रहेगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जो ब्राइड टू बीज हैं। वो इसकी तरफ बहुत आते हैं। देखिए बहुत मुश्किल होता है कि आप रोज सुबह उठ के आफ्टर शादी जल्दी जल्दी मेकअप कर रहे हो, तो जो लोग चाहते हैं कि हम वर्किंग वुमेन है स्पेशली, जिनको रोज जाना है और रोज मेकअप करने को ऑनेस्टली स्पीकिंग दिल नहीं करता, और फिर तो हल्का सा अच्छा, हमारी पाकिस्तानियों की एक चीज़ है, जी हाँ, कुछ भी कर लें हम लोग जो है जो एक जॉ लाइन वाला सीन है वो नहीं है, ठीक है? हमारे चीकूज बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है? कुछ भी कर ले, हर लड़की का मैंने प्रॉब्लम देखा है, बहुत हार्डली हम नॉर्थ
अप नॉर्थ में जाएंगे तो फिर हमें थोड़े बहुत जॉ लाइन खवातीन की वहाँ पर जो है वो प्रोमिनेंट नजर आती है, चीक बोन्स आती हैं। पर अगर हम इस रीजन में आए, पंजाब रीजन पे, सिंध रीजन पे, बलूचिस्तान रीजन पे, तो हमें जो है ज्यादा, तो बलूचिस्तान में फिर भी थोड़ा बहुत वहाँ पर, लेकिन फिर भी हमें जो है ये बहुत बड़ा मसला होता है। अब इसके लिए जो है कोई ना कोई ऐसा ट्रीटमेंट होना चाहिए। डेफिनेटली। और है, बिल्कुल है, बिल्कुल वो जरूर बताएं कि वो जो है लिफ्ट करना कितना ज्यादा जरूरी होता है, वो एक जॉ लाइन बनाना जरूरी होता है, किस तरह से बनाते हैं? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे 2-3 चीजें हैं। हाँ। जब हम अपने रीजन की, अपनी चीजों की बात करें, तो सबसे पहले तो थोड़ा खवातीन जो है वो खुराक में थोड़ी कमी करें, बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप थोड़े से हेल्दी हैं, हेल्दी तो नहीं कहेंगे, थोड़ा सा अगर आप मोटे हैं, साफ कहना मोटे हैं, हाँ थोड़े से मोटे हैं डेफिनेटली, तो फिर आप ये नहीं कर सकते कि आपकी जॉ लाइन प्रोमिनेंट हो, ऐसा नहीं हो सकता। डेफिनेटली वो आपका फैट जो है फेस पे सबसे पहले जो है वो नजर आएगा। तो थोड़ा सा अपने आप को, आप अपनी बॉडी को स्लिम रखें एंड देन आप वर्कआउट करें, ऑफ कोर्स एक थोड़ा नेचुरल, एंड देन फिर आप इन ट्रीटमेंट्स की तरफ जरूर आइए कि जिनको, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप बहुत मोटे हैं और ऊपर से आपके बहुत ज्यादा कंटोर्ड फेस है तो इट विल लुक फेक। ठीक है, तो हम उस पे नहीं जाएंगे। तो आप ये ट्रीटमेंट्स, फाइब्रोब्लास्ट के ट्रीटमेंट्स आजकल हैं बिल्कुल मौजूद, जिससे रिंकल्स लोगों के खत्म हो सकते हैं, वी थ्रेड के बहुत हो रहे हैं, बोटॉक्स बहुत हो रहा है। तो इन चीजों से आप बिल्कुल, ये सब चीजें आपके पास हम कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली एस्थेटिक आपका जो है वो मेन जो है वो एस्थेटिक्स एंड परमानेंट मेकअप, एंड परमानेंट मेकअप, ठीक है। अच्छा, बाकी ये बताइएगा कि जिस तरह आपने बताया रिंकल्स और ये सब चीजें भी, ये भी बिल्कुल स्मूथ जो है ये भी हो जाती हैं? बिल्कुल। इसके कुछ ट्रीटमेंट्स डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू क्या फेस है, कितने टाइम्स पहले से रिंकल्स हैं, उस पे कुछ ट्रीटमेंट्स रिक्वायर होते हैं, और फाइब्रोब्लास्ट ट्रीटमेंट उसको बिल्कुल। एक चीज आती है, मैं अली हैदर से जरूर पूछूंगी कि हम लोग तो अभी ये बात कर रहे हैं कि सारी चीजें होनी चाहिए, बट आपका जो है अपनी फिटनेस भी जरूरी है, क्योंकि जब फिटनेस के साथ ये चीज कराते हैं तो उसके रिजल्ट्स बहुत जबरदस्त होते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, अगर आप खाली ट्रीटमेंट्स कराते रहे, वो एक वक्त आता है कि आप बहुत हैवीनेस आपके चेहरे पर आने लग जाती है, बहुत आपका चेहरा जो है, मतलब आप उसको आर्टिफिशियली बहुत ज्यादा उसको स्ट्रेच करा रहे होते हैं। पर वी नीड कि आप एक्सरसाइज करें, डाइट अच्छी रखें। डॉक्टर साहब से डाइट का पूछूंगी अभी मैं, तो अपने जॉ लाइन बनाने के लिए, अपनी फिटनेस के लिए, अपने को ट्रिम रखने के लिए कौन सी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है? डिपेंड करता है आपकी डाइट पर। वर्कआउट तो ये है कि ज़्यादातर इंडोरेंस वर्कआउट करनी पड़ती है, वॉल्यूम ट्रेनिंग करनी पड़ती है। क्या होता तो वॉल्यूम ट्रेनिंग में ये होता है, लाइट वेट हम ऐड करते हैं, और मतलब रेपिटेशंस जिसमें 20-25 रेपिटेशंस लगाते हैं, कार्डियो साथ साथ ऐड करते हैं, ठीक है। और फिर डिपेंड करता है आपकी डाइट पर। तो जितनी अगर आप अपने मेंटेनेंस कैलोरीज में डेफिसिट करेंगे तो उतना फैट मतलब आपका वो बढ़ेगा नहीं, बर्न होगा, तो उससे फिर जॉ, पूरी बॉडी लीन होगी आपकी, तो उससे जॉ परमानेंट होगी। तो उससे फिर आपको पूरे भी बॉडी को वर्कआउट देना पड़ेगा। जी। तो कुछ एक दो अगर एक्सरसाइज ऐसी अगर बता सकते हैं, बैठे बैठे बता दें, बैठे बैठे बता दें, बैठे बैठे। अच्छा चलिए, यहाँ पर आकर बता दें, अगर बता सकते हैं तो इस तरह आके बता दें। अच्छा, मेरे यहाँ शोल्डर में पेन है काफी दिनों से, कोई मतलब अभी मैं वर्कआउट नहीं कर रहा। अब वर्कआउट नहीं कर, अच्छा चलिए से ठीक है, कोई बात नहीं, आपसे बता दें, वैसे बता दें। मतलब कोई भी वर्कआउट हो, लाइक अगर शोल्डर है, शोल्डर प्रेस है, शोल्डर प्रेस जो करते हैं, ऊपर नीचे आपने कर लिया हाथ, ऐसे बता देना, कोई बात नहीं। तो बाइसेप कर्ल हो गया, ठीक है, चेस्ट फ्लाई हो गया, चेस्ट प्रेस हो गया, बहुत सारे इससे भी क्या वो वजन कम होता है? जी, कोई भी वर्कआउट हो, आप उनकी रेपिटेशंस अगर आप बढ़ा देंगी, 20 या 25 या 30 रेप्स कर लेंगे। रनिंग से या वॉकिंग से होता है? होता है, बिल्कुल होता है। बेसिकली आप अपना जो है ना कैलोरीज बर्न कर रहे होते हैं, ठीक है। सब कुछ डिपेंड करता है आपकी कैलोरीज पर, ठीक है। आप कितना इंटेक कर रहे हैं, आप कितना बर्न कर रहे हैं, तो इस पर डिपेंड करता है। अच्छा, कितना इंटेक डॉक्टर साकिब कितना इंटेक करें, वो फिर रूटीन क्या होनी चाहिए, मेंटेनेंस के हिसाब से होता है ना। जी, हमारा बस यही एक शिकवा है हमारी कौम से कि इंटेक जो है ना वो हमारा ठीक नहीं है। भूख को अपनी कम कर ले, भूख हमारी कम नहीं होती, चाहे वो कुछ भी हो जाए। और एक किसी भी किस्म की पानी जरूर बढ़ाएं, पानी, क्योंकि हमारे लोग ट्रीटमेंट्स पे भी जाते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, सब कुछ करेंगे, पानी नहीं पीते। एग्जैक्टली, मैं खुद ये कहती हूँ भाई आपको अगर अच्छा दिखना है, एग्जैक्टली, आपका तो परमानेंट मेकअप की बात है, हम तो ऊपर से मेकअप कर रहे होते हैं, तो हम यही कहते हैं भाई पानी पिएंगे तो आपका जो है, आपका हर अल्टीमेटली आपका एग्जैक्टली आप मॉइस्चराइजर भी लगाएंगे तो बेचारा काम करेगा। ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ वाटर ना, ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ वाटर। आपकी बॉडी का मेजर कंपोनेंट जो है वो वाटर है। आप पानी तो नेचर है आपके लिए, आपको पानी पीना है ताकि आप सरवाइव कर सकें। अच्छा, जो हम एसिडिटी की बात कर रहे थे, बाज़ लोगों के साथ क्या होता है, जो शिकायत, जिस तरह हम लोग खवातीन से बहुत डिस्कस कर रहे होते हैं चीज़ें, तो ये कहती है कि हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आता है ना, वो ये आता है कि हम ज़्यादा पानी भी पीते तो हमें एसिडिटी हो जाती है।
नहीं हमें हल्का सा बर्निंग फील होती है। नहीं, इट डिपेंड्स ऑन बॉडी टाइप, या ऐसा बॉडी टाइप पे भी डिपेंड करता है और इस पे भी डिपेंड करता है कि आप रात को खाते क्या हैं। हाँ बिल्कुल। कोई भी तो वो पानी की वजह से असल में नहीं होता। नहीं, पानी की मुझे तो ये होता है कि ऐसा तो नहीं है कि जो मिनरल वाटर है इसकी वजह से तो नहीं होता। नहीं मिनरल वाटर तो अच्छा है। अच्छा, वो तो इसको काफी अच्छा है। डॉक्टर साकिब और जो हमारे साथ ट्रेनर है ये जरूर इस बात से इत्तेफाक करेंगे, हमारी रूटीन बहुत खराब है खाने पीने की। यस। लोग 10 बजे 11 बजे तो कराची में एक ट्रेंड है खाने का, आप 7 बजे खाना खाएं। थैंक यू फॉर मेंशनिंग दिस। कराची से मुझे सबसे बड़ा जो शिकवा है वो ये है कि हमारी रूटीन्स इतनी खराब हो चुकी हैं कि 10 बजे तो हमने खाना खाना है और उसके बाद सोते सोते आप 1 बजे सो रहे हैं, 2 बजे सो रहे हैं। एंड क्या सीमा की खूबसूरती और फिटनेस का राज यही क्या है अच्छा, ऑनेस्टली। रूटीन बताएं। सुबह 7 साढ़े 7 मैक्सिमम जो है उठ वो जाते हैं। नाश्ता नाश्ता और 7:30 8 बजे खाना और बहुत मैक्सिमम 9:30 बजे 10 बजे बस। अच्छा 10 बजे के बाद मेरी आपका अपना जो वो आपका क्लिनिक है या आपका जो क्लिनिक है, क्लिनिक है, ठीक है, एस्थेटिक का क्लिनिक है, ये जो है ये बेसिकली बहरिया टाउन में है। और बहरिया टाउन में रहने वाले लोग जो है वो बड़े सोफिस्टिकेटेड हो चुके हैं उनको वो अपने टाइम से उठते हैं, अपने टाइम से सोते हैं। अभी मैं और डॉक्टर साकिब यही बात कर रहे थे कि वहाँ पर जो एक लाइफ है, इट्स अ वेरी डिफरेंट लाइफ, इट्स अ वेरी इंग्लिश लाइफ, आइडियल लाइफ। हम फ्री प्रमोशन कर रहे हैं एडिशन कर दूं कि ये बहरिया टाउन वालों की नहीं, ये हमारी बचपन से रूटीन है। और मुझे तकरीबन 1 ईयर हो रहा है यहाँ कराची मूव हुए, पाकिस्तान आए हुए। मैं बेसिकली मलेशिया से बिलोंग करती हूँ। ओके, रही भी वहीं पे हूँ, वहाँ मेरा एक सेटअप है और दिस इज माय सेकंड सेटअप जो हमने बहरिया के अंदर किया। तो मैं और लोगों को सोफिस्टिकेटेड बना रही हूँ। ये चीज़ मैं बहुत प्रमोट करती हूँ कि प्लीज आप लोग जब ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, क्यों हो रहा है, पिगमेंटेशन क्यों हो रही है, आईब्रोज के बाल नहीं है, माइक्रोब्लेडिंग का दौर है, हम ये सारे चीजें माइक्रोब्लेडिंग एज वेल। एग्जैक्टली, परमानेंट मेकअप के अंदर माइक्रोब्लेडिंग, ओम्ब्रे, आपके लिप लाइनर हो गया, आई लाइनर हो गया, परमानेंट फाउंडेशन एंड दीज थिंग्स, कंटूर। लेकिन इन सबसे पहले यू नीड टू थिंक कि आप क्या रहे हैं अपने साथ। पानी ज्यादा पिए, ट्रीटमेंट्स के ऊपर आप जरूर आइए। आप लॉन्ग टर्म वो आपको ट्रीटमेंट्स रहेंगे, नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स हैं, कोई उसकी साइड इफेक्ट्स नहीं है। माइक्रोब्लेडिंग लोगों में बहुत इन है, स्पेशली मैं एलोपेशिया और केमोथेरेपी वालों के लिए बहुत काम करती हूँ। जब उनके यूजुअली आपको पता है कि हेयर्स वगैरह रिमूव हो जाते हैं, नहीं रहते 1-2 साल तक, तो ये बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट करती हैं चीजें। नहीं तो उसके लिए फिर आप क्या करते हैं? उनको आर्टिफिशियल कोई उनको वो हेयर होता है या उनके लिए कोई नेचुरल ऐसा प्रोसीजर होता है जिससे बाल प्रोसीजर है सेमी परमानेंट। देखिए माइक्रोपिगमेंटेशन का एक प्रोसीजर है जो कि 2 लोगों के लिए, 2 तरह के लोगों, एक वो जो कि एलोपेशिया और केमोथेरेपी के बाद सफरिंग्स में है, जिनके बाल खत्म हो गए, ठीक है, आपको पता है, लेडीज हो या जेंट्स, तो जब ये क्या करते हैं उसके लिए अब जैसे माइक्रोब्लेडिंग का प्रोसीजर है कि उनके आईब्रोज हमने स्ट्रोक्स क्रिएट करके, इनकी एक पिगमेंटेशन होती है, उसके थ्रू हमने यहाँ पे इसको इन्फ्यूज किया और वो एक आईब्रोज क्रिएट हो गई। इसी तरह से लाइनर हो गए, लैशेस चली जाती हैं तो लैश एक्सटेंशंस हो गई, ठीक है। कुछ लोग बर्न विक्टिम्स हैं, आप जानते हैं, उनके लिए आपने आर्टिफिशियल, उससे होता क्या है, एक तरफ एक साइड जो ये है कि एक तो खवातीन का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बहाल हो जाता है, एक बात। दूसरी तरफ ये उन लोगों के लिए जो कि वर्किंग वुमेन है, जो कि रोज बाहर निकलने वाले हैं, जो कि आजकल जो न्यू जनरेशन है, बड़ा नो मेकअप लुक वाली बात मैंने आपसे की, उस पर जा रही है, उनके लिए भी अच्छा है। जिनकी स्ट्रेट ब्रोज हैं, जिनको हर चाहिए कि भाई हम सुबह उठें तो वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग, बनी हुई हो, हम रेडी हो, हम कहीं पे भी जा सकें। मेरा बचपन में कट लग गया, मैंने देखी आपकी आईब्रोज, यू नीड आई माइक्रोब्लेड। मेरा पहला काम यही देखती हूं, भी लगा लूं, पता है ये स्किन आ गई है, ठीक है। मेरी अम्मी रोज शिकवा करती है इस बात से, कहती ये तुम्हारा जो कट है ना, इस पे तुम कुछ, मैंने कहा अम्मी मैं इस पे लगा कर जाती हूँ, मसला ये है कि वो स्किन है, वो मैं जितना भी उस पे कलर लगा दूं लगता नहीं लगेगा, मुझे उस पे मार्कर लगाना पड़ेगा। आई डोंट वांट टू यूज दैट केमिकल, सो आई डोंट वांट टू यूज दैट। मतलब एक केमिकल तो आपका मेकअप का होता है ना। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि ये जो माइक्रोब्लेडिंग के ट्रीटमेंट्स होते हैं, ये नॉन केमिकल है, इसमें कोई केमिकल बेस्ड नहीं, ये कम्प्लीटली सेफ प्रोसीजर्स होते हैं और नॉन इन्वेजिव हैं डेफिनेटली। ये बहुत ज़्यादा डीप हम स्किन के अंदर नहीं जा रहे होते, हम सेकेंड लेयर के ऊपर रहते हैं और ये टाइम के साथ साथ विद इन 2 years फेड हो जाता है। तो ना ही ये टैटूइंग है, ना ही ये कोई केमिकल है, ना इसके रिएक्शंस होते हैं, अनटिल अनलेस किसी आप ऐसे के पास चले गए जो कि बस कर रहा है आपका जो है वो विदाउट एनी लाइसेंसिंग और सर्टिफिकेशन, तो फिर वहाँ पे तो काम खराब होगा। लेकिन मैं कहती हूँ इतनी सेंसिटिव चीज होती है स्किन के लिए, जब तक आप किसी का एक्सपीरियंस नहीं देख रहे, आप किसी का काम नहीं देख रहे, आप किसी के सर्टिफिकेट्स नहीं आपको पता, आप उसके बारे में जाने, मैं कहती हूँ गूगल में उसके बारे में पहले पढ़ें कि पूरी कौन है, क्या है, पूरी प्रोफाइल देखने के बाद फिर आप जो है उसके पास जाएं। आई टॉक अबाउट हेयर, इतना परेशान नहीं हो, डॉक्टर्स के लिए नहीं कह रही हूँ, एस्थेटिक वालों के लिए कह रही हूँ, ठीक है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ ही रहे।
नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे हम बात करें आपकी ब्यूटी के हवाले से। बहुत इंटरेस्टिंग बात चल रही है। डॉक्टर साकिब भी हैं हमारे साथ सीमा भी मौजूद हैं, जिनका जो है आपको ये भी बता रही थी कि बेसिकली आपके परमानेंट मेकअप भी हो सकता है, आपके जो है लेज़र ट्रीटमेंट्स भी हो सकते हैं जिससे आपके जो है फेस को आप बेहतर बना सकते हैं, और साथ में कि आपके सैलून में कलरिंग एंड एवरीथिंग सर्विसेज हैं, जितनी भी सारी services वो भी सारी वो भी मौजूद हैं। है, मेकअप सर्विसेज मौजूद है। साथ ही चूंकि हम एस्थेटिक्स के अंदर काम कर रहे हैं तो जितनी भी रिलेटेड टू एस्थेटिक सर्विसेज हैं इंक्लूडिंग परमानेंट मेकअप, ठीक है, माइक्रो पिगमेंटेशन, माइक्रो नीडलिंग के ट्रीटमेंट्स, बीबी ग्लो ट्रीटमेंट, जो कि इट्स वेरी सब एक-एक करके बता दीजिए ना है क्या क्या। ओके, बीबी ग्लो बेसिकली आपके स्किन वन टोन के लिए वन टोन क्रिएट करता है, वो आपकी स्किन वो को तो नहीं यहाँ पे शाइन एक आ जाती है, सिर्फ यहाँ पे नहीं पूरे फेस एक शाइन सी आ रही होती पूरा है। face। नहीं वो एक बड़ा वो हम लोग के फ्रेंड्स में एक चीज बड़ी मशहूर हो गई थी ना यार, ये इसके चेहरे पे चमक कैसे आ गई? वो भी कुछ महीनों के लिए होती है, बिल्कुल है ना? वो बीबी ग्लो के अंदर ही क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट किया बिल्कुल जाता है। क्रिएट ओके, किया जा रहा हाँ, है। हाँ। बेसिकली बीबी ग्लो ट्रीटमेंट रिजुविनेशन आप ही की स्किन टोन को बेहतर करने के लिए, ठीक है, ओके। उसमें हम वो सीरम्स यूज कर रहे हैं जैसे कि कोलाजन या रिजुविनेशन से रिलेटेड, कि आप ही की स्किन टोन को, कुछ लोगों को जैसे आपने देखा होगा आजकल बड़ा ट्रेंड है वाइटनिंग इंजेक्शंस का, मैं उसको पर्टिकुलरली अगेंस्ट हूँ, मैं वो मना करती हूँ अगेंस्ट होने की। देखिए वाइटनिंग इंजेक्शन से बेहतर है कि आप अपनी टोन को बेहतर करें, जो आपका कलर है यस उससे आप उसमें खुश भी रहें और उसको साफ रखने की कोशिश करें, बजाय आप एक कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं कि आप ब्राउन एंड यू आर गोइंग टुवर्ड्स वाइट। क्यों? तो इसमें दो चीजें, एक तो डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज खत्म की जाए। थोड़ा सा एक चीज डॉक्टर साकिब से पूछूंगी इस हवाले से, क्या ग्लूटाथायोन का ये जो इंजेक्शंस होते हैं क्या ये हेल्दी होते हैं या हेल्दी नहीं होते हैं? क्या इसका कोई साइड इफेक्ट होता है? ओवरऑल तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, ओवरऑल नहीं होना चाहिए इस चीज़ को, प्रैक्टिस में नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कि फिर इट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी एज वेल, कितनी क्वांटिटी में आप यूज कर रहे हैं। वही जो अभी हम बात कर रहे खाती थे है ग्लूटाथायोन का एक टैबलेट रोज विदाउट एनी रीजन, शी जस्ट वांट्स टू लुक फेयर, दैट्स इट, ऐसी कोई बात नहीं, एंड इट्स सो स्कैरी। इतना नहीं हो रहा, बहुत इतना नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा है। हाँ। जरा सा इसके बारे में बताएं कि बिल्कुल नहीं ये देखें ना, अभी वही जो हम बात कर रहे थे कि जिस तरह इन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे भी सैलून खोल के बैठ गए हैं कि जिनको कुछ पता नहीं है और वो ब्यूटिशियन अपने क्लिनिक्स खोले में उन्होंने और वो ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं। तो ये वही बात है कि आप अगर हद से ज़्यादा किसी चीज़ को एडमिनिस्टर करेंगे, रिजल्ट्स भी आ जाएंगे, पेशेंट सेटिस्फाई भी हो जाएगा कि देखें मैं तो बस गोरी हो गई हूँ, मैं तो ये हो गया वो हो गया, लेकिन ये कि इन द लॉन्ग रन फिर उसी का नुकसान है, उसकी स्किन डैमेज होगी, स्किन कैंसर्स हो जाते हैं लोगों को, बहुत कुछ होता है और फिर आप उस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकते। इतना ज्यादा लेने के बाद जब वापस अपनी कलर स्किन आता है तो ज्यादा डार्क है, तो वहाँ उसको ये नहीं पता होता कि मैं स्किन कलर कहाँ पर डार्क आने का, तो पिगमेंट्स आ जाते हैं बहुत ज्यादा, बिल्कुल स्कैरी। हाँ सही है, और ज्यादा डैमेज हो जाता है, और ज्यादा खराब कर रहे हैं, कोई बात है, आप नेचर के अगेंस्ट जाएंगे तो आप खराब कर। अच्छा, शुरू में जब लेना शुरू किया तो लोग कहा चलो एक हाथ सही है, चलो ठीक, लेकिन अब जो बहुत ज़्यादा इंजेक्शंस ले भी रहे थे उन्होंने लेना छोड़ दिए हैं क्योंकि अब उनको एक खौफ भी आ गया। इससे ज़्यादा था आपका, आप जितने ज़्यादा टैबलेट्स तरह लेंगे आपके लिवर पे भी तो बोझ आता है या नहीं आता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। अच्छा, आपसे स्किन को ग्लो कैसे किया जाए नेचुरली, कौन सी एक्सरसाइज की जाए? अच्छा, मैं फिर वही बात करूंगा, एक्सरसाइज क्या खाया जाए, खाने का भी तो बताएं। एक्सरसाइज से जो है ना नेचुरल जो स्किन की आप बात कर रहे हैं वो ज़्यादातर हमारी डाइट से ही होता है, तो वो आप जो है ना डिपेंड करता है आपके मल्टीविटामिन्स पे, आप फ्रूट्स क्या खा रहे हैं, ठीक है, पूरे दिन में, और आप वो प्रोटीन इंटेक अच्छा, कितना मैं कर थोड़ा रहे सा हैं। मल्टीविटामिन्स के थोड़ा सा ना मैं होती हूँ कि फिर वही कि आपने जो है फिर वही आर्टिफिशियल चीज की तरफ आ गए। अब नेचुरल जो है वो तो नेचुरल है ना, आप नेचुरल से भी ले सकते हैं। हाँ, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप, ये तो हमने आसानी कर ली ना कि खाया और ये विटामिन आ गए। लोग कहते हैं आपकी विटामिन पूरी नहीं होती, क्या ऐसा होता है कि हम सेब भी खा रहे हैं रोज, हम बनाना भी खा रहे हैं, हम लेमन भी खा रहे हैं और फिर हम कह रहे हैं कि हमारे विटामिन पूरे नहीं हो रहे? अनटिल अनलेस आपको किसी विटामिन की शदीद डेफिशिएंसी है, हाँ, तब तो ऐसा होगा कि आप पूरी डाइट भी ले रहे हैं फिर भी वो हल नहीं हो रही। जैसे कि लोगों को फॉर एग्जांपल विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है, उसमें फिर हम ये रेकमेंड करते हैं कि आपको इंजेक्शंस लगेंगे विटामिन B12 के, बिकॉज विदाउट इंजेक्शंस वो नहीं जाने वाला। लेकिन आप ऐसी नौबत आने ही ना दें ना, आप अपनी डाइट को ही ऐसा रखें कि डेफिशिएंसी ना हो आपको। लोगों को विटामिन D डेफिशिएंसी हो जाती है, जी विटामिन D नहीं ले रहे, ठीक है, क्यों नहीं ले रहे?
किस लिए नहीं ले रहे? आपका डाइटरी पैटर्न इतना खराब है, ऊपर से आप अपने आप को सनलाइट में एक्सपोज नहीं करते। डेली सनलाइट एक्सपोजर इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी हेल्थ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी सिंथेसाइज आपकी स्किन में होता है, अगर आप नहीं एक्सपोज होंगे तो आपको डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो और जब फिर डेफिशिएंसी हो जाएगी, मैं खुद इसका एक ज़माने में शिकार रहा हूँ, मुझे विटामिन डी डेफिशिएंसी हो गई थी, फिर मुझे 3 इसके इंजेक्शंस लगे थे, तब जाके वो सॉर्ट आउट हुआ था मसला। जब डेफिशिएंसी हो जाती है तब तो ठीक है, लेकिन नॉर्मली मैं इनकरेज नहीं करूंगा मल्टीविटामिन यूज को, क्योंकि मल्टीविटामिन्स में फिर वही बात है कि आप नेचर के अगेंस्ट हो गए। क्या टेस्ट करवाने चाहिए सब चीजों के? विटामिन B12 कम डेफिशिएंसी में करवाने होते हैं, कराएं तो पता कैसे चलेगा? वो ये डॉक्टर रिकमेंड करेंगे ना? आपको कुछ होगा, आपके कुछ सिम्टम्स होंगे, जैसे विटामिन B12 डेफिशिएंसी में एनीमिया हो जाएगा आपको। सिंपल, आपको एनीमिया होगा, आपकी सांस फूलना शुरू हो जाएगी, आप पेल हो जाएंगे, आपकी स्किन पेल हो जाएगी, तो फिर डॉक्टर आपके टेस्ट करवाएगा जिसमें विटामिन B12 भी है, फोलेट भी है, हीमोग्लोबिन लेवल भी वो देखेंगे, तो फिर उसमें जाहिर है वो आ जाएगा कि विटामिन B12 कम है, तो उसको इंजेक्ट करने की देर है आपका एनीमिया ठीक हो अगर आपका सही है, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, तो क्या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है? नहीं, B12 की डेफिशिएंसी में एनीमिया होगा आपको। अच्छा, B12 और फोलेट की डेफिशिएंसी बिल्कुल सही है, होगा, फिर तो वो एनीमिया ना हुआ ना, फिर नहीं होगा, फिर B12 नहीं होगा। नहीं, फिर B12 का मसला, B12 के मसले में एनीमिया होना जरूरी है, एनीमिया होगा। साथ में उसमें कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाते हैं, बैलेंस प्रॉब्लम्स और थोड़ा इस तरह के मसले शुरू हो जाते हैं, जिससे पता चलता है कि ये B12 का मसला है। वरना B12 और फोलेट डेफिशिएंसी ये एक जैसी ही प्रेजेंट करती है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि मैं तो कहूंगी कि टेस्ट करवा लें, जो करवा सकता है करवा लें तो ज्यादा अच्छा। मैं एक बात यहाँ ऐड करूंगी, आई थिंक डॉक्टर साकिब जो है वो एग्री करेंगे इस बात से। हमारे यहाँ ये ट्रेंड नहीं है, जब बीमार होते हैं या कोई प्रॉब्लम आती है तभी लोग टेस्ट करवाते हैं। भाई आप एक ईयरली चेकअप क्यों नहीं करवाते? Exactly, जब सब कुछ खराब हो जाता है, जब ब्राउन स्पॉट्स भर जाते हैं, जब पिगमेंटेशन आ जाती है, जब ओबेसिटी हो जाती है, तब जाते हैं लोग पे अब हम चेक करवाएं। भाई आप एक ईयरली चेकअप करवाएं, आपको ये पता होना चाहिए। जगहों पर आपके फ्री ऑफ कॉस्ट भी टेस्ट हो रहे होते हैं, तो आप वहाँ पर भी क्योंकि लोग भी शिकायत करते हैं इतने महंगे महंगे। मैं सीरियसली बताऊँ, मेरी दोस्त एक अच्छी खासी वेल टू डू है, ठीक है, मतलब वेल टू डू इन अ वे कि उसको अच्छा खाना, घर वर सब है उसके पास, पर उसके पास कह रही है मेरे पास अभी टेस्ट कराने के लिए पैसे नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी इशू, हालांकि खाना पीना सब कुछ, लेकिन यार मेरे लिए एक्स्ट्रा, मेरे ना मंथली बजट पे ना वो जा नहीं रहा। हालांकि मैं कह रही हूँ देखो यू आर गेनिंग वेट, तो प्लीज अपनी टेस्ट करवाओ। अब उसके लिए आई एम ट्राइंग टू सर्च कि कहाँ जाकर हम जो है उसका टेस्ट करवाएं जहाँ पर एटलीस्ट वो जो है उसको कॉस्टिंग जो है कम पड़ जाए। ये इशू तो है कि हम टेस्ट कराने में यार प्रॉब्लम है, लोगों का बजट नहीं होता, बहुत आखिरी में आप टेस्ट करवाते हैं उस वक्त कहानी बिल्कुल, लेकिन हमें कोई ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पर जो है अब जाकर आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट करा लें। आई थिंक एक साल में अगर आप एक साल में आपके टेस्ट हो जाएंगे, नॉर्मली फ्री में हो जाते हैं, तो वो कोई ऐसा मसला नहीं है। और मैं लोगों को इनकरेज करूंगा, मतलब हमारी जो अब एक एलीट क्लास का भी एक थोड़ा सा मसला है, वो कहते हैं कि जी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में टेस्ट नहीं कराने। आई एग्री कि वो ठीक है, वो उतना रिलायबल शायद नहीं है, लेकिन ये कि आप ना कराने से तो बेहतर है कि आप करा ही लें, आपके सामने एक पिक्चर तो आ जाएगी ना। तो आफ्टर 3 मंथ या 6 मंथ तो करवा लेना चाहिए, मतलब ईयर में एक साल में 2 से 3 बार तो करवा लेना चाहिए। इन्होंने बहुत अच्छी बात की है, मैं चाहता हूं कि लोग इस चीज को फॉलो करें कि ईयरली चेकअप आपका होना चाहिए लाजमी। आपको कुछ भी नहीं है, आप कंप्लीटली हेल्दी हैं, फिर भी यू शुड मेक श्योर कि आप साल में एक दफा जाएं डॉक्टर के पास, वेलनेस चेकअप जिसको कहते हैं, कि मैं ठीक हूं कि नहीं हूं, किसी टेस्ट की जरूरत है कि नहीं, मेरा वेट कैसा है, मेरी BMI कितना जा रहा है, मेरा कोलेस्ट्रॉल कितना है, डिपेंडिंग ऑन योर एज। अगर आप यंग हैं तो फिर आपको ज़ाहिर कोलेस्ट्रॉल के मसाइल नहीं होंगे, आपका दूसरी एनीमिया और ये चीज़ें देखी जाएंगी। अगर आप ओल्ड हैं तो उसमें फिर कोलेस्ट्रॉल भी चेक होगा, LFTs भी चेक होंगे, लिवर फंक्शन टेस्ट वगैरह, किडनी भी चेक होगी। ज़रूरी है, एक चेकअप होना ज़रूरी है ताकि प्रॉब्लम होने से पहले उसको पकड़ा जा सके। और 80% हमारे यहाँ एनामिक होते हैं, खवातीन की बात अगर हम किया जाए, उसी की कहीं ना कहीं वजह से वो पिगमेंटेशन और बहुत सारे इश्यूज उनको सिर्फ ब्लड की जो है ना डेफिशिएंसी की वजह से हो रहे होते हैं। इंटरनेशनल गाइडलाइंस के मुताबिक फीमेल्स का जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो होना चाहिए समवेयर बिटवीन 11.5 टू 13.5 और आइडियली जो है वो उसको 12 से ऊपर होना चाहिए। पाकिस्तान में जो स्टैंडर्ड एक रीडिंग हमें देखने को मिलती है वो 10 to 11 ही मिलती है हमेशा, हमेशा। मतलब एक नॉर्मल लड़की, उसको कुछ भी नहीं है लेकिन उसको एनीमिया तो है। उसको नजर ही आ रहा है। मतलब नॉर्मल कितना होता है, सही कितना है? बिल्कुल 11.5 to 13.5 फॉर फीमेल्स और 12.5 to 14.5 फॉर मेल्स, और इसमें थोड़ी वेरिएबिलिटी है। अगर 11 है तो दैट मींस कि एनीमिक है, एनीमिक है बिल्कुल। अच्छा, मतलब आइडियली उसका 12 हो, 13 हो, होना चाहिए, इतना होना चाहिए। पाकिस्तानी वुमेन का भी होना चाहिए, पाकिस्तानी वुमेन का मैंने बहुत कम देखा है। हम लोग को विटामिन डी तो हमारे साथ वो है एक
एक लड़ाई है। नहीं वो पैदाइशी है। विटामिन डी तो डेफिशिएंट आप 99% खवातीन। अच्छा देखें, इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं मेंशन करूंगा। विटामिन डी का जो मेजर मसला ये है वो ये है कि ये हमारी स्किन में सिंथेसाइज होता है। हमारी स्किन है डार्क, हम लोग डार्क हैं। साइंटिफिक प्रिंसिपल ये कहता है कि आपने सन में एक्सपोज करना है अपने आप को ताकि विटामिन डी सिंथेसाइज हो। लेकिन अगर आपकी स्किन डार्क है तो आपको ज्यादा एक्सपोज करना है सन, जो कि हम नहीं करते। हम तो करते ही नहीं है ना, हमें तो धूप बुरी लगती है। वो लोग ज्यादा धूप में नहीं जाते हैं। हमारे यहाँ जो उल्टा है। गोरे होते हैं वो ज्यादा कर रहे होते हैं, हमें धूप से बचना है। हम कहते हैं हम काले ना हो जाए। गोरों को ये होता है कि चलो थोड़ा सा सन बेदिंग कर लें, ठीक है। लेकिन बाकी लोग तो ये कहते हैं यार काले हो जाएंगे। आप पहले से काले हैं यार, आपने और क्या काला होना, कुछ नहीं होता, ठीक है। नॉट बीइंग रेसिस्ट, लेकिन एक बात है, आपकी स्किन टोन डार्क है, आप ज्यादा जाएं धूप में, आप ज्यादा जाएंगे तो आपका ज्यादा विटामिन डी सिंथेसाइज होगा, अदरवाइज आपको डेफिशिएंसीज रहेंगी। आपको पता है दुनिया में हाईएस्ट जो परसेंटेज है विटामिन डी डेफिशिएंसी की हमारे मुल्क में तो है, हमसे भी ज्यादा अफगानिस्तान में। वो इसलिए कि वहाँ पे एक तो वो थोड़ा कल्चर है उसका पर्दे वगैरह का, दूसरा ये कि वो बिल्कुल अपने आप को घरों में वहाँ की फीमेल्स जो हैं वो बंद करके रखती हैं, धूप से बिल्कुल एक्सपोजर नहीं है उन लोगों का। ठीक है, तो विटामिन डी बनता ही नहीं। कहते हैं ना कि अल्लाह की दी हुई नेमतें इनको इस्तेमाल तो करें यार। सूरज देखिए तभी लोग आप देखें कि अब नेचर थोड़ा सा हेल्थ और नेचर की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, नेचुरल लुक्स की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, जो हेल्दी डाइट है उसकी तरफ जा रहे हैं। तभी हमारे यहाँ टॉपिक्स पे बात हो रही है, अब लोगों ने इसको समझना शुरू किया है। ऑनेस्टली देखिए लाइफ जो है वो है क्या हमारी, हमें अपने आप को बेहतर रखना है, हमने अपने आप को अच्छा रखना है, हमने अपने आप को इतना सेहतमंद रखना है कि हम लोग सेहतमंद होते थे, लेकिन एक लाइफ में जो हमने टेक्नोलॉजी चीज़ें और हर चीज़ को इतना ज़्यादा आगे, अब आप देखें ना जब आप दही इलाकों में जाते हैं तो वहाँ पर एक अलग ही माहौल होता है और वहाँ पे आप नेचुरली इतना ज़्यादा कि आप रफ एंड टफ हो जाते हैं। नेचुरली आप 10 दिन रहेंगे, आप इतने रफ एंड टफ हो जाएंगे कि आपको फील होगा कि ओ माय गॉड, मतलब मैंने एक डिफरेंट दुनिया में आ गए। यहाँ पर वापस आते हुए दोबारा से वैसे ही तुम्हारी एक रूटीन, हमारी रूटीन हमने जो है ना बहुत ज्यादा खराब कर ली। और एक चीज और कि ब्रेक लेते अपने लिए टाइम, क्या कह रही थी आप? अपने लिए टाइम निकालें। यस यस, सो ट्रू। चलिए हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में मजीद बात करेंगे आपकी हेल्थ पर, आपकी खूबसूरती पर। हमारे साथ ही रहें। ऑलराइट जी, आज हम आपके साथ मौजूद हैं और आज बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू चल रही है। हमारे साथ बड़े ज़बरदस्त मेहमान हैं, डॉक्टर साकिब भी हैं हमारे साथ सीमा भी मौजूद है, ब्यूटिशियन एंड प्लस सारा एस्थेटिक का जो है ये आपको कहते हैं एस्थेटिक के ज़रिए आपको खूबसूरत भी बना देती हैं और नेचुरल खूबसूरती देती हैं। और अली हैदर मौजूद है, फिटनेस ट्रेनर हैं और उनसे भी बातचीत चल रही है। बहुत अच्छा आपका ये रहता है जब एक तो हम नेचुरल उस पर भी थोड़ा सा बात कर रहे थे कि आपने नेचुरली अपने आप को किस तरह से फिट रखना है, क्या किस तरह से आपने अपना ख्याल रखना है, लेकिन एक फिर तरीका ये भी होता है कि आपने 6 मंथ्स के लिए एक ब्यूटीफाई अपने आप को कर लिया। ठीक है, ये ब्यूटीफाई करने का तरीका जो है वो सीमा बता रही हैं कि कुछ ऐसे पिगमेंट्स चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे आप जो है अपने आप को ब्यूटीफाई कर सकते हैं। तीसरी एक चीज़ ये भी है कि फिटनेस में अपना बेइंतहा ख्याल रखना। ट्रेनिंग करते वक्त लोग हैं एक लोगों की एक मिथ, एक सोच है जी, हम अगर एक्सरसाइज शुरू कर देंगे और छोड़ेंगे, मतलब उनका पहले ही जहन में उन्होंने बना लिया है कि एक्सरसाइज करनी है और उसके बाद छोड़ना भी एक्सरसाइज, ठीक है, तो फिर हम मोटे हो जाएंगे दोबारा। वो टाइम पीरियड जरा ये बताइएगा ये जो सोच है, ये हमारी सोच एक तो बदलनी चाहिए। एक्सरसाइज करके छोड़नी क्यों है? मेरे पास अक्सर क्लाइंट्स आते हैं तो वो मुझसे ये कहते हैं कि सर कितना टाइम लगेगा, 3 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे। मैंने कहा उसके बाद क्या करना है, बस फिर डन सारी जिंदगी ऐसे। मैंने कहा ये तो लाइफस्टाइल है यार, इसे लाइफस्टाइल बनाओ। एग्जैक्टली, ये मेरा पॉइंट है, जरा ये समझाए लोगों को कि ये एक लाइफस्टाइल है, ये जिंदगी का हिस्सा है, चहलकदमी करनी है। आपने जो बात की थी कि जब पीक पर पहुंच जाते हैं ना कि यार ये प्रॉब्लम अब एंड होने वाला है, अब जाना है डॉक्टर के पास, तो वहाँ भी जिम में भी यही चल रहा है, तो आ जाते हैं, मतलब अच्छा खासा वेट हैवी करके आ जाते हैं, यार अब ये कर दो, अब डॉक्टर ने कहा है जरा कम कर दें, आपसे भी पल्स जरा कम करें। और फिर ये पूछते हैं कितने दिन में होगा, कितने दिन में होगा। आपके पास कोई जादू की छड़ी है? नहीं, कोई छड़ी नहीं। नहीं, आपके पास है? मेरे पास इनके पास मेरे पास है। इनका तो अच्छा, वेट लूज करा देती हैं या नहीं? हाँ जी, वेट लूज करा देती है, तो ऐसी मशीनें भी आगे जो जरा फैट बर्न्स वगैरह करते हैं, लेकिन उसका भी एक चीज ये है, वो फैट बर्न जो आपके करते हैं या लूज करते हैं मशीन से, उसके बाद भी वो भी डॉक्टर्स ये कह रहे होते हैं कि प्लीज जाके अपनी डाइट को कंट्रोल रखें और एक्सरसाइज। आई थिंक ये दोनों एग्री करेंगे हमारे साथ जो मेहमान हैं कि 80% आपकी डाइट एंड बाकी जो रिमेनिंग 20% इज योर एक्सरसाइज। उस पे भी मेरी रिकमेंडेशन वेट ट्रेनिंग पे ज्यादा है।
वेट ट्रेनिंग पे वेट ट्रेनिंग बजाय आप सिर्फ जो एक कॉमन ट्रेंड है ना फीमेल्स की, मैं बात इसलिए बार बार कर रही हूँ क्योंकि हमारी 99% फीमेल्स जो है वो एक्सरसाइज तो उसी वक्त करती हैं जब लास्ट स्टेज होती है। हाँ, जब तो कहा जाता है जी आपने वॉक जरूरी करनी है, जब उनसे वाकई चला नहीं जाता उस वक्त वॉक करना शुरू होती है। तो डेफिनेटली आप वेट ट्रेनिंग की तरफ जब जाते हैं, इन्हीं का डिपार्टमेंट है डेफिनेटली, लेकिन वेट ट्रेनिंग की तरफ जो आप जाते हैं आपका मसल्स बिल्ड होगा, फैट आपका लूज होगा, रिड्यूस होता है। ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। उसी से आपकी बीमारियां भी नहीं होंगी, आपको उसी से आपका पानी का इंटेक बढ़ेगा, उसी से आपकी स्किन भी फ्रेश रहेगी। सही है, बस प्यास उसी वक्त लगेगी जब आप थोड़ा सा उठेंगे, आप थोड़ा सा काम करेंगे। अच्छा, फिर वही वाली बात आती है कि हमारे यहाँ पर हम शहरी इलाकों की बात करें, देही इलाकों में तो इतनी मासूम खवातीन होती हैं, इट्स सो गुड, वहाँ पर वो काम भी कर रही हैं, खेती बाड़ी भी कर रही है। पूरी खेती बाड़ी नहीं भी अगर उनका, ये नहीं कि खेती बाड़ी बड़े बड़े खेतों पे, उनके अपने ही घरों में छोटे छोटे से उनके जो है ना पोर्शंस होते हैं बाग के ना, तो उधर ही वो उन्होंने पूरी सब्जियां वगैरह उगाई होती हैं। ये नहीं कि उनके बहुत बड़े बड़े खेतियाँ बाड़ियाँ कर रही हैं, वो तो मर्द वहाँ पर कर रहे थे, लेकिन वो पोर्शंस जो उनके बने हुए होते हैं ना वहाँ पर जाती हैं। फिर उनका चलना बहुत ज़्यादा होता है, एक जगह से जो दूसरी जगह वॉक बहुत ज़्यादा होती है। तो हम उनकी तो बात, वो तो वैसे ही बहुत हेल्दी होते हैं, मतलब उनका लाइफस्टाइल बहुत हेल्दी होता है। लेकिन खुराक का वहाँ पर भी एक मसला है। खुराक का ये मसला है कि वहाँ पे अच्छे भले वो पहले सादी ग़िज़ाएं खाते थे जो उन्होंने अब तेल में कन्वर्ट कर दी हैं। हर खाना उनका तेल 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 में बन रहा होता है। यहाँ पर हालांकि पहले जो ऑयल जैसे सरसों के तेल हो गए, कोकोनट ऑयल हो गए, या आपके जो नेचुरल ऑयल्स जो होते हैं, ऑलिव ऑयल हो गए, उनमें तो चलिए ठीक है पकाते हैं सब, लेकिन वो इतना सिंथेटिक तेल आ गया ना कि हमें देख लो तो उनकी सब्जियां भी अब तेलों में डूबी हुई है, जिसकी वजह से वहाँ पर भी वेट गेनिंग मैंने देखा है कि शुरू हो चुकी है। ऑयल का इंटेक कितना ज़रूरी है और कौन सा ऑयल खाना चाहिए? आइडियली अगर मैं बात करूं, ऑयल का इंटेक ज़रूरी नहीं है, ना खाएं, छोड़ दें, लिटरली आई मीन इट। ठीक है, जरूरत नहीं है। हाँ। क्या जरूरत है आपको? हाँ। आपके पास इतनी सारी ऐसी रेसिपीज हैं कि जो आप विदाउट ऑयल भी कंज्यूम कर सकते हैं, या थोड़ा सा ऑयल बस चंद कतरे डाले फ्राइंग पैन के ऊपर और खाना बनाना शुरू कर दिया, कर सकते हैं, और बन जाता है खाना, और बन भी जाता है, कोई मसला नहीं है। ये आपको किसने कहा है कि अपने पूरे बर्तन को आधा जो है वो तेल से भर दें, फिर उसके अंदर दूसरी चीजें मिलाएं, फिर उसको पकाएं लंबा चौड़ा, कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर यहाँ पे एक दूसरी अनफॉर्चुनेट चीज है, वो ये कि ये जो सिंथेटिक कुकिंग ऑयल होता है, ये सस्ता बहुत होता है। सारी पब्लिक हमारी उसी को कंज्यूम करती है, वो कैनोला ऑयल, वो ऑलिव ऑयल की तरफ जा ही नहीं पाते, बिकॉज़ कॉस्ट इस्तेमाल करें। क्यों कर रहे हैं इस्तेमाल? क्योंकि हमारे लोगों को सालन के ऊपर जब तक इतना सारा ऑयल ना हो, खाने में मजा नहीं आता। प्लस मसाला, हाँ मसाला, देखिए मसाला तो फिर भी देखिए नुकसानदेह नहीं है, बट द थिंग इज दिस कि तेल जो है वो उसको वो नुकसान दे, मसाला तो नहीं। मसाला देखें, एक हद से ज्यादा मसाला होगा तो फिर वो एसिडिटी वाली बात आ जाएगी, वो एसिडिटी कॉज करता है आपके अंदर। और हमारे रेशो है ना, फिर रेशो हमारे पाकिस्तान में फिर वही है ना कि आप इतना ज्यादा हर चीज की ज्यादती है, आप इतना ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं कि फिर हमारे लोगों में स्पाइसेस खाने का बहुत ज्यादा रुझान है, उसकी वजह से भी उनको एसिडिटी हो रही होती है, तो वो आप नहीं करना है इतना ज्यादा। हाँ ठीक है, मैं कहते हैं ना मिर्चें जो है ना वो ज्यादा नुकसान देती है बनस्बत के गरम मसाले के। गरम मसालों ही से देखें ये एक्नीज की तरफ चले जाते हैं। हाँ, ये सारा बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऑयल एंड स्पाइसेस जो इन्होंने बात की, ये वाकई इस तरफ लीड करती है चीज़ों को। ये आपकी स्किन को ख़राब करेगी, आपको उस वक्त पता नहीं चलेगा। स्पाइसेस खा के लोगों ने अपने स्किन को आधा तबाह किया है। स्पाइसेस में सिर्फ और सिर्फ जो नुकसान दे जितना रिकमेंडेशन जो आती है वो सिर्फ चिलीज की आती है। इसके अलावा जो स्पाइसेस हैं वो तो आप ज़्यादा डाल ही नहीं सकते हैं। आपने गरम मसाला ज़्यादा डाला, आपका खाना कड़वा हो जाएगा। तो वो तो वो रेशो तो वैसे ही इतना थोड़ा सा रहता है। जो सबसे ज़्यादा जो लोग ऐड ऑन करते हैं ना वो लाल मिर्च, जिसका कोई अगेन कोई टेस्ट नहीं। लाल मिर्ची से ही आपकी स्किन भी खराब होती है, आपका जो स्टमक है वो भी खराब हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी आपका खराब हो जाता है अगर आप उसको डेली रूटीन में लेंगे। अच्छा, हरी मिर्ची जो है उसका इतना इशू नहीं होता। वो खा सकते हैं, वैसे हम सालन में डाल सकते हैं। देखिए ना, उसका यही है ना, देखिए जो चीज आप हरी मिर्ची आप ज्यादा खा ही नहीं सकते हैं। आपने थोड़ी सी खाई ना, आपको मिर्च लगना शुरू हो जाएगी, उसका फ्लेवर आएगा। इसीलिए मैंने बताया गरम मसाला ज्यादा डालेंगे कड़वा हो जाएगा, तो उसका भी रेशो आपका थोड़ा, लेकिन आप लाल मिर्ची जितने भी डालेंगे ना आपको फील नहीं होगी, और वो
आपको नुकसान जो है वो आपको दे रही मुझे तो होती बहुत फील होती है, मैं मिर्चें खा ही नहीं सकती। मैं भी नहीं खा सकती हूँ। सवाल ही मैं नहीं है, नॉर्थ में गई ना, वहाँ पर सब हमारा वो फ्रेंड्स वगैरह जो जब भी जाते हैं या हमारा शूट वगैरह होता है तो वहाँ पे सब कहते हैं ओ यहाँ पे तो मिर्ची, तो वहाँ मिर्ची नहीं खाते हैं। हाँ। मिर्ची नहीं, हमें तो मसाले वाले खाने चाहिए। और बिल्कुल सादा खाते हैं ना वो लोग, बोलते हैं बहुत ही उनका सिर्फ नमक होता है या उनका जो बस मसाला कुछ भी ये नहीं। मिर्चों का कल्चर थोड़ा हमारा है, ये इंडिया से थोड़ा आया हुआ है। तो आई वाज द ओनली वन जो वहाँ पर बड़ा एंजॉय करती हूँ, क्योंकि मैं मिर्ची नहीं खाती। मुझे मिर्ची बिल्कुल पसंद नहीं है। और यही वाली बात कि एक्ने होती है, ऐसे स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, तो आपका जो है वो बेहतर नहीं होता इस हवाले से। अच्छा, क्या क्या टिप्स आप देंगे पहले स्किन हेल्थ, इसके हवाले से फिर मैं सीमा की तरफ आऊँगी। जी देखें सर, यहाँ बैठे हुए हैं फिटनेस के हवाले से, तो मैं फिर मेरी बात जो है वो इतनी अहम नहीं है। वही वाली बात है कि आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को फिट रखना है, ठीक है, एक्टिव रखना है, एक्टिव लाइफस्टाइल चाहिए। करनी चाहिए कम से कम रिकमेंडेशन 30 मिनट्स की है कि 30 मिनट्स डेली आपने निकालने हैं अपनी एक्सरसाइज के लिए। जो लोग ओल्ड हैं, जो इस तरह की फिटनेस ट्रेनिंग नहीं कर सकते, वो कम से कम वॉक जरूर करें। या तो 30 मिनट्स की वॉक करें या फिर 15 मिनट्स की स्ट्रेनस वॉक करें, तेज तेज वॉक, तेज तेज चलना, जिसमें आपका हार्ट बीट बढ़े, तेज हो। अच्छा, ये जनरल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप ऑलरेडी हार्ट पेशेंट है तो फिर आप ऐसा ना करें, फिर आप देखिए जो बीमारी होती है ना, मैं कहती हूँ कि आपका अगर हार्ट वीक है या आपका कोई लिवर का प्रॉब्लम है या आपका कोई सर का प्रॉब्लम है, सर दर्द का प्रॉब्लम, तो आप अपने डॉक्टर से पूछें कि मैंने कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन सा खाना खाना है। ये रिकमेंडेशंस आपको डॉक्टर से लेनी चाहिए। नॉर्मल लोगों के लिए एक जो है वो है, इवन डायबिटीज पेशेंट के लिए मैं ये कहती हूँ कि आप अपने डॉक्टर से रुजू करके देखिए, बहुत सारे डायबिटीज के केसेस ऐसे हैं जो बिगड़ते इसलिए हैं कि वो एक्टिव नहीं रखते अपने आप को। अगर वो एक्टिव रखना शुरू कर दें, उनका ब्लड शुगर लेवल फॉल होना शुरू हो जाता है। क्योंकि ब्लड शुगर लेवल का डायरेक्ट कनेक्शन है आपकी वेस्ट लाइन से, वेस्ट सर्कमफ्रेंस से। अच्छा, आप कुछ? मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप ख़वातीन ख़ास तौर पे, और ऑफ कोर्स जेंट्स भी, अब क्योंकि उनके अंदर भी बहुत अवेयरनेस है, वो भी इस चीज़ को फील करते हैं, स्किन और हेयर्स का बहुत ख्याल रखें। दोनों चीज़ें, स्किन और हेयर्स का ख्याल पहले आप अपनी डाइट से रखें, रूटीन को ठीक करें। तीसरा, जब आप ट्रीटमेंट्स की तरफ जाते हैं या आप एक नॉर्मल एक फेशियल्स की तरफ ही जाते हैं, अपनी स्किन को साफ रखें, अपने बालों को हेल्दी रखें। इसमें असर आपकी पहले तो डाइट डेफिनेटली करेगी, लेकिन बाद में दूसरे नंबर पर ट्रीटमेंट्स करेंगे। तो आप अपनी एक रूटीन बनाएं और उस रूटीन को फॉलो करें। आप साथ साथ बताती हैं कि जैसे आपने ट्रीटमेंट्स ले लिए, इसके बाद आपने ये भी करना है, आपका बाद में अपना बिल्कुल इस तरह से रखना है। मैं बहुत ज़्यादा बताती हूँ, बल्कि इस पर मेरी सबसे पहले तो मैं अपने क्लाइंट की काउंसलिंग करती हूँ कि आपको क्या, आपकी रूटीन है, आपकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, आपकी रूटीन क्या है, आप खाते पीते क्या है, आपका क्या स्केड्यूल है सोने का, बिकॉज दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि इस चीज़ के साथ आना कि बहुत ज़्यादा हमारे डार्क से, भाई आपको इंसोम्निया तो नहीं, आप सोते हैं, आप कितने बजे सोते हैं? अरे ज़बरदस्ती रात को उठे रहते हैं, तो बस फिर मैं उस पर अच्छी तरह उनको पहले काउंसलिंग करके एंड देन आई विल टेक देम टू एनी ट्रीटमेंट। दैट इज इंपॉर्टेंट। आप बिल्कुल। मैं तो ये कहूँगा कि जो वही बात रूटीन की आ जाती है कि जो है ना, सुबह जल्दी उठना है, ठीक है, वॉक पर जाना है, अपने लिए पूरे दिन में 1 घंटा निकालना है, ठीक है, तो और अपनी डाइट को फॉलो करें। और मेन थिंग इज़ दैट कि जो है ना, आपने अगर टेस्ट मार दिया ना अभी, जो आप मतलब मसाला, नमक, मीठा, ठंडा, अगर ये मार दिया तो आगे की लाइफ अच्छी है। बिल्कुल। नमक का भी बहुत ज्यादा है, नमक लोग खाते हैं, लोगों को ये नहीं पता नमक भी आपके लिए नमक, ठंडा पानी, एनीथिंग ज्यादा, ठंडा पानी। पानी का कहो, अब मेरे कुछ कल मैं एक क्लाइंट से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा, अब मैं जो है ना उनको पानी का कह रहा था तो वो ठंडा पानी, वेट भी लूज करना है और ठंडा पानी पिए, नहीं यार गर्म नहीं पिया जाता। मैंने कहा यार सादा पानी पियो, मतलब ठंडा तो आपको गरम भी कोई नहीं कह रहा, सादा पानी पियो। ना वो गरम है ना वो ठंडा है, तो वो ज़्यादा बेटर है हमारे लिए। लेकिन हमारे जो जनरेशन है ना, उनको मतलब टेस्ट चाहिए, ठंडा पानी पीना है, खाने में मसाला चाहिए, ठीक है, तो इस तरह का कुछ चल रहा है। तो अगर अभी जो है ना इस टेस्ट को मार दिया तो आगे की लाइफ अच्छी है, फिर बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल सही है। और हम लोग अपना जो है ख्याल किस तरीके से रख रहे हैं अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मेरे ख्याल में रोज़ काउंसलिंग होगी आपकी तो आप बेहतर हो जाएगी। और आप खुद बेसिकली उस चीज़ का ना एक रोल मॉडल बने। हाँ, आपकी अपनी रूटीन अच्छी है, आपका अपना खाना पीना अच्छा है, आपकी स्पाइसेस इस तरह की है, तो आप किसी को काउंसिल भी कर सकते हैं आप, क्योंकि आप उनके सामने। बिल्कुल। आप अपना जो है बेसिकली ये होता है कि आप उनके लिए खुद भी रोल मॉडल बनते हैं, आप अपने लिए भी रोल मॉडल बन रहे
रहे होते हैं, आपको अपना भी एहसास होता है। अच्छा, एक नेचुरल चीज़ होती है कि आप अपने आप को जब अच्छा देख रहे होते हैं ना, उसके बाद दिल भी नहीं करता है कि आप दोबारा से उस बैड रूटीन की तरफ आएँ। पर रूटीन अपनी अच्छी रखना ज़रूरी है, जिसमें खाना भी शामिल है, जितनी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, जिसमें आपकी एक्सरसाइज भी शामिल है, जिसमें आपका जो है आपके अपने सफाई सुथराई फेस की, अपने आप की सफाई सुथराई भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साकिब, आपका भी, सीमा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नली अदर आपका बहुत बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ लाने का। आप सब ने आज बड़ी ज़बरदस्त हमारे साथ जो है पूरा सेशन रखा, लोगों को खूबसूरत बनाने के लिए, उनके लाइफस्टाइल को बेहतर रखने के लिए। और नाज़रीन, ये जो हम चीज़ें बता रहे होते हैं ना, उसको फॉलो भी करना ज़रूरी है, नहीं कि सिर्फ आज आपने जो है सुन लिया और कल आपने फॉलो नहीं किया। क्योंकि अगर आपको अच्छा दिखना है, आपको अपनी लाइफ ज़िंदगी बढ़ानी है ज़्यादा, तो फिर ये है कि आपको ये सब अच्छी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो आज के लिए इतना ही। अपना अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।